हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद दोस्तों। यूपीपीएससी आरओ का प्रैक्टिस सेट आपके सामने लेकर आ गया हूँ। और देखो अभी जो निकट भविष्य में आरओ का एग्ज़ाम होने वाला है, स्पेशली तो ये प्रैक्टिस सेट उसी के लिए लेकर के आता हूँ। लेकिन उसके बाद जो यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम होने वाला है उसके बच्चे भी इसको देख सकते हो, क्योंकि देखा जाए तो सिलेबस सेम सा ही है, दोनों का कोई खास अंतर नहीं है। उसके बाद जैसे एग्ज़ाम इसका आरओ का कंप्लीट हो जाएगा तो मैं मुख्य रूप से पीसीएस का भी वो प्रैक्टिस सेट लेकर के आता रहूँगा। तो कह सकता हूँ मैं कि दोनों एग्ज़ाम वाले इसी को निश्चिंत होकर के देख सकते हो। और आपको पता होगा इसमें हम जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखते हैं। तो अब देर ना करते हुए मैं क्लास को स्टार्ट करने वाला हूँ इसमें पहले क्वेश्चन के साथ। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर किसी ने नहीं किया है। तो देखो इसमें आपके सामने पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बायोगैस में मुख्यतः होती है। बायोगैस में मुख्यतः क्या होती है? आपने पढ़ा होगा कि बायोगैस में जो मुख्यतः होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन होती है। क्या होती है? जैसे गोबर गैस कह सकते हो, तो उससे मीथेन का उत्पादन होता है और उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है जो बायोगैस होती है उसमें। देखो ये दोनों जो गैस हैं ये ग्लोबल वार्मिंग में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं, यानी ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार गैसें हैं। देखो कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में एक और क्वेश्चन है कि क्या ये प्रदूषक गैस होती है? तो कह सकते हो कि इससे प्रदूषण नहीं होता है, लेकिन इसकी जो बढ़ी हुई मात्रा होती है वो प्रदूषण का कारण बन सकती है। इसके अलावा जो मीथेन है एक समताप मंडल में पाई जाती है, एक क्षुभ मंडल में पाई जाती है। और इसमें से हानिकारक कौन सी होती है? देखो समताप मंडल की जो मीथेन होती है वो तो मनुष्य के लिए लाभदायक होती है, यानी पराबैंगनी किरणों को रोकती है। लेकिन जो इसमें क्षुभ मंडल में पाई जाती है वो ग्रीन हाउस के लिए जिम्मेदार होती है, तो वो हानिकारक होती है। ठीक है, समझ सकते हो इसके बारे में। यानी बायोगैस में पाई जाती है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। आगे देखो सेकंड क्वेश्चन है, इसमें निम्नलिखित रसायनों में किसका फल पकाने में प्रयोग होता है? फल को पकाने में कौन सी गैस का इसमें से प्रयोग किया जाता है? एथेफोन, मिलेथियोन, आइसोप्रोटोन और एट्राजीन। किसका प्रयोग इन चारों गैसों में से फल को पकाने के लिए किया जाता है? तो देखो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, एथेफोन का प्रयोग फल को पकाने के लिए किया जाता है। और इसके अलावा एसिलीन, एथिलीन, ये सभी जो गैसें हैं इन सभी का प्रयोग फल पकाने के लिए किया जाता है। आगे देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर थर्ड को, कि चूहे मारने के लिए जो जहर होता है किस रासायनिक पदार्थ से बना होता है? यानी चूहे मारने वाली जो दवा आती है उसमें कौन सा रासायनिक पदार्थ होता है, ये पूछा है इसमें। तो देखो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पोटेशियम साइनाइड जो होता है चूहे मारने वाली जो दवाई होती है उसमें होता है। और ये रासायनिक पदार्थ होता है पोटेशियम साइनाइड। इससे चूहे को मारने के लिए प्रयोग किया जाता है पोटेशियम साइनाइड का। आगे देखो सोयाबीन में नत्रजन स्थिरीकरण यानी नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया कौन सा होता है? सोयाबीन में पूछा है नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए, या फिर ऐसे कह सकते हो नत्रजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार कौन सा बैक्टीरिया होता है? क्या राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम होता है, राइजोबियम जैपोनिकम होता है, राइजोबियम फिजियोलाई होता है, राइजोबियम ट्राइफोली होता है? तो देखो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, राइजोबियम जैपोनिकम। एक सेकंड इसे थोड़ा सही कर लेता हूँ। हाँ सॉरी। देखो सोयाबीन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार जो बैक्टीरिया होता है वो राइजोबियम जैपोनिक होता है, जैपोनिकम होता है, जैपोनिकम। ठीक है, इसके अलावा देखो ऑप्शन डी में देख पा रहे होंगे राइजोबियम ट्राइफोली जो होता है, राइजोबियम ट्राइफोली जो होता है तीन पत्तियाँ जो घास होती है ना उसमें ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए होता है। ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, यानी घास में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा होता है? राइजोबियम ट्राइफोली। और राइजोबियम जैपोनिक ये सोयाबीन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए प्रमुख बैक्टीरिया है। आगे देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 5, फसल लॉगिंग विधि है। फसल लॉगिंग विधि क्या है? इसमें ये पूछा है कि फसल लॉगिंग विधि क्वेश्चन नंबर 5, फसल लॉगिंग विधि किसको कहते हैं? तो देखो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, फसल लॉगिंग विधि यानी फसलों उत्पादन के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता जानने के लिए पौध विश्लेषण, यानी इसमें विश्लेषण किया जाता है फसल उत्पादन के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता जानने के लिए। और यही फसल लॉगिंग विधि है, फसल उत्पादन के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता को जानने के लिए इसमें विश्लेषण भी किया जाता है। आगे देखो आयोडीन युक्त हार्मोन कौन सा है? आयोडीन
क्या थायरोक्सिन है, एड्रेनालिन है, टेस्टोस्टेरोन है या इंसुलिन है? आयोडीन युक्त हार्मोन पूछा है इसमें। तो देखो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। आयोडीन युक्त हार्मोन जो होता है इसका ऑप्शन ए सही है, यानी थायरोक्सिन। थायरोक्सिन जो हार्मोन होता है इसमें आयोडीन पाया जाता है, और आपको पता होगा ये थायराइड ग्रंथि में पाया जाता है। किसमें? थायराइड ग्रंथि में पाया जाता है थायरोक्सिन, और इसमें आयोडीन पाया जाता है। और पूछा जा सकता है कि थायरोक्सिन हार्मोन का कार्य क्या होता है, तो ये शरीर की जो उपापचयी क्रिया होती है उसको नियंत्रित करता है, और इसकी कमी से होने वाले रोगों को भी पूछा जा सकता है कि अगर शरीर में थायरोक्सिन कमी हो जाए तो क्या होगा शरीर में। शरीर की जो हृदय है उसकी गति स्लो पड़ जाएगी, शरीर स्वस्थ हो जाएगा, मस्तिष्क दुर्बल हो सकता है, और दुर्बल हो सकता है। अगर भोजन में आयोडीन की कमी हो जाए तो पता होगा आपको घेंगा रोग हो जाता है, और आयोडीन पाया जाता है थायरोक्सिन में, तो ये समझ सकते हो कि थायरोक्सिन की कमी से भी घेंगा हो सकता है। और थायरोक्सिन की अगर शरीर में अधिकता हो जाए तो क्या होगा? अगर शरीर में थायरोक्सिन की अधिकता हो जाती है तो शरीर में चिड़चिड़ापन आ सकता है, घबराहट हो सकती है। अब ये देखो आगे इंसुलिन हार्मोन है, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इंसुलिन जो है ये पूछा था पीसीएस के एग्जाम में 2023 में। तो पेंसिलिन का जो स्रावन होता है ये अग्नाशय ग्रंथि से होता है और थायराइड से होता है। इसका थायरोक्सिन का याद रखना, इंसुलिन का स्रावन अग्नाशय ग्रंथि से होता है। और ये जो इंसुलिन का कार्य होता है ये शरीर यानी खून, शरीर में जो रक्त होता है उसकी शर्करा का नियमन करता है। किसका? शरीर रुधिर की शर्करा का नियमन कौन करता है? इंसुलिन। और एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से। और भी बता दूं कि आपके सामने जैसे कि टेस्टोस्टेरोन जो ये दिया हुआ है ऑप्शन डी में, टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है इसके बारे में बताऊं कि पुरुषों का हार्मोन होता है और अंडाशय में पाया जाता है। किसमें? पुरुषों का हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन और अंडाशय में पाया जाता है। इसके अलावा एक महिलाओं का हार्मोन भी होता है जिसे कहते हैं प्रोजेस्टेरोन। क्या कहते हैं उसको? प्रोजेस्टेरोन। और ये गर्भाशय में पाया जाता है महिलाओं के। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन महिलाओं का, टेस्टोस्टेरोन पुरुषों का हार्मोन होता है। और भी बताऊं अभी, पीयूष ग्रंथि से संबंधित भी पूछा जाता है। पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है एक ऑक्सीटोसिन हार्मोन का। किसका? ऑक्सीटोसिन का। वो भी इम्पोर्टेंट है, याद रखना, इम्पोर्टेंट हो जाता है। ऑक्सीटोसिन का स्रावन कहाँ से होता है? तो पीयूष ग्रंथि से होता है। पीयूष ग्रंथि को ही कहा जाता है मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, मास्टर ग्लैंड पीयूष ग्रंथि को। और ये मनुष्य के सिर में जो मस्तिष्क होता है ना उसमें पाई जाती है। किसमें? ऐसे कह सकते हो कि सिर में पाई जाती है पीयूष ग्रंथि। इंपॉर्टेंट है अपने आप में। आगे देखो, घात करो और छिप जाओ नाम से विख्यात विषाणु है। घात करो और छिप जाओ इस नाम से किस विषाणु को जाना जाता है? घात करो और छिप जाओ, याद कर लेना इसे। आरएसवी जो विषाणु है, आरएसवी ऑप्शन ए, इसको घात करो और छिप जाओ नाम से जाना जाता है, और ये विख्यात विषाणु है। घात करो और छिप जाओ आरएसवी विषाणु को कहा जाता है। आगे क्वेश्चन है, अब इसमें सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से आपको मिलान करना है। एक साइड में रोग का नाम दिया हुआ है और एक साइड में होने वाली मतलब जिसकी कमी से यानी विटामिन का नाम दिया हुआ है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? रिकेट्स, स्कर्वी और बेरीबेरी। देखो रतौंधी के बारे में आपने पढ़ा होगा, रतौंधी होता है विटामिन ए की कमी से, आंखों से संबंधित बीमारी है। और रिकेट्स किसकी कमी से होता है? रिकेट्स। तो याद रखना रिकेट्स की कमी, रिकेट्स जो होता है विटामिन डी की कमी से होता है। किसकी कमी से? विटामिन डी की से। और स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी। और बेरी होता है विटामिन B1 की कमी से। ठीक है, देखो विटामिन ए का रासायनिक नाम में पूछा जा सकता है, तो विटामिन ए को कहते हैं रेटिनोल, बी को कहते हैं थायमिन। क्या कहते हैं? विटामिन बी को थायमिन कहते हैं। और विटामिन सी को भी इंपॉर्टेंट हो जाती है जो खट्टे पदार्थों में पाई जाती है। तो विटामिन सी को हम किस नाम से जानते हैं बता दूं आपको? विटामिन सी को कहते हैं हम एस्कॉर्बिक अम्ल। और विटामिन डी इंपॉर्टेंट है, कैल्सीफेरॉल कहा जाता है विटामिन डी को। और ई को कहा जाता है टोकोफेरॉल। और के भी पूछी जाती है, जो रक्त का थक्का जो बनता है उसके लिए जिम्मेदार होती है। ये नेप्थोक्विनोन कहा जाता है विटामिन के को। तो ये सभी याद कर लेना। तो देखो ए का 4 बी का 1, ए का 4 बी का 4, ए का 4 बी का 1 देख लो। तो ये ऑप्शन डी, ऑप्शन सी यही सही जवाब है इसका। देखो निम्नलिखित में कौन सा मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? मानव गुर्दा जो कार्य करता है इसमें से कौन सा कार्य उसका नहीं है? मानव गुर्दे के कार्य के बारे में पूछा है। क्या रुधिर में जल की मात्रा का नियंत्रण करता है? क्या रुधिर में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण नहीं करता है? ये पूछा है इसमें। क्या यूरिया को छानकर बाहर नहीं निकालता है? या कई हार्मोनों का स्रावन करना नहीं करता है? इसमें से कौन सा कार्य है जो मानव गुर्दे का कार्य नहीं है? ये बताना है। मानव गुर्दा यानी किडनी,
यानी विरक्त भी कह सकते हो। तो इसके कार्यों में देखो, इसका जो ऑप्शन बी है वो देखो अच्छे से, क्या रुधिर में शर्करा यानी ग्लूकोज की मात्रा का नियंत्रण ये करता है? तो ये तो नहीं करता है, क्योंकि इंसुलिन के बारे में आपने पढ़ा होगा, जो अग्नाशय ग्रंथि में पाया जाता है उसका कार्य होता है। मैंने बताया भी था अभी थोड़ी देर पहले कि रुधिर की शर्करा का नियमन कौन करता है, या नियंत्रण कह सकते हो, ये करता है इंसुलिन। तो इसका जो ये बी है यही सही जवाब है, यही कार्य नहीं करता, यही कार्य नहीं है इसका किडनी का। ठीक है, ऑप्शन बी। इसके अलावा जो किडनी यानी मानव गुर्दे का जो कार्य है, रुधिर में जल की मात्रा का नियंत्रण करता है, ये यूरिया को छान करके बाहर निकालता है, कई हार्मोनों का श्रावण भी करता है ये। तो ये बाकी तीनों कार्य इसके हैं। और रुधिर में शर्करा की मात्रा का जो नियंत्रण यानी ग्लूकोज की मात्रा का जो नियंत्रण करता है वो इंसुलिन करता है, और इंसुलिन पाया जाता है अग्नाशय ग्रंथि में। आगे देखो, सूअरों को मानव रिहायशी क्षेत्र से दूर रखना किसके उन्मूलन में सहायक हो सकता है? यानी अगर आप सूअरों को मानव रियासती यानी जहाँ पर मानव रहता है उस क्षेत्र से अलग रखोगे तो किसके उन्मूलन में यानी किस में कमी आ जाएगी, किस में सहायक है, या किसकी कमी करने के लिए? क्या मलेरिया में कमी आ जाएगी सूअरों को दूर रखने से, या जापानी एन्सेफेलाइटिस में कमी आएगी, या फील पाम में, या पोलियो में? तो पहले तो ये जान लो कि सूअर की वजह से कौन सा रोग हो सकता है। तो देखो, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी जापानी इंसेफेलाइटिस जो रोग है ये सूअरों की वजह से होता है। यानी एक वायरस जनित रोग है, और इसका जो वायरस है मच्छर वाहक होते हैं, इसके मच्छरों के द्वारा ये वायरस लेकर के मनुष्यों और पशुओं में फैला दिया जाता है। तो कह सकते हो कि अगर सूअर मानव रियासती क्षेत्रों से दूर कर दिए जाएंगे तो इसका जापानी इंसेफेलाइटिस जो रोग है इसका उन्मूलन हो जाएगा, यानी इसमें कमी आ जाएगी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। आगे देखो, निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाणिक स्थल से पशुपालन के साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं? कौन सा स्थल है जो मध्य पाषाणिक स्थल है और वहाँ से हमें पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं? पहले तो ये देखना होगा कि लेखैया, भीर बहाननपुर, सराय नाहर राय और बगोर कि इसमें मध्य पाषाणिक स्थल कौन सा है। अगर एक से ज़्यादा दो भी हैं तो उसे अच्छे से पढ़ना है आपको, किस जगह से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। तो देखो, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सराय नाहर राय से मिले मध्य पाषाणिक स्थल के पशुपालन के साक्ष्य। देखो, सिंधु घाटी सभ्यता से प्रमुख स्थल पूछे जाते हैं और वहाँ से साक्ष्यों के बारे में अधिकतर पूछा ही जाता है। एक चीज़ बता दूं कि सिंधु घाटी सभ्यता का पहला खोजा गया शहर था हड़प्पा, इसी वजह से इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। दूसरा शहर मोहनजोदड़ो था, रावी नदी के किनारे हड़प्पा और सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो। इसके अलावा एक चनूदड़ो भी है जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पड़ता है। और चनूदड़ो के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना कि पूरी सभ्यता का एकमात्र स्थल है जो ग्रामीण है, कौन सा? चनूदड़ो। और यहाँ पर भी काफ़ी कुछ मिला है, और इसलिए कह सकते हो कि इसे ग्रामीण किस लिए कह सकते हो कि यहाँ पर कोई भी दुर्ग नहीं मिला है, इस वजह से कह सकते हो कि ये ग्रामीण है। और चनूदड़ो से कच्ची ईंटों के साक्ष्य मिले, लिपस्टिक और चूड़ियों के साक्ष्य भी इसी से मिले हैं चनूदड़ो से। कुत्ता यानी बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते को भी दर्शाया गया है चनूदड़ो से। इसके अलावा लोथल के बारे में पूछा जाता है, जो इसका प्राकृतिक बंदरगाह हुआ करता था, और ये गुजरात में पड़ता है लोथल, और वहीं से हमें फारस की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। चावल के दानों के साक्ष्य भी भारत से मिले, मम्मी का साक्ष्य भी वहीं से मिला है। ठीक है, और इसके अलावा कालीबंगा है जो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में पड़ता है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में, वहाँ से काली मिट्टी से बनी हुई चूड़ियों के साक्ष्य मिले हैं। देखो, लिपस्टिक और चूड़ियों के तो मिले चनूदड़ो से, लेकिन काली मिट्टी से बनी हुई चूड़ियों के कालीबंगा से, काली से काली मिट्टी, और कालीबंगा में भी काली आ रही है तो उस वजह से समझ सकते हो। हल्के साक्ष्य भी कालीबंगा से मिले, अग्नि और हवन कुंड के भी मिले, अलंकृत ईंटों के भी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक चीज़ और बता देता हूँ आपको कि ईंटों का अनुपात भी पूछा जा सकता है, यानी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात। तो जो ईंटें जो प्रयोग हुआ करती थी इस सभ्यता में, यानी मकान बनाने या कुछ भी नगर नियोजन प्रणाली में जो ईंटों का प्रयोग होता था, तो उनका अनुपात पूछा जा सकता है आपसे। तो उनका ईंटों का अनुपात हुआ करता था 4:2:1, 4:2:1 अनुपात हुआ करता था, यानी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है, ये समझ सकते हो, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। लंबाई सबसे अधिक होती थी 4 अनुपात में, और उससे कम होती थी चौड़ाई, उससे सबसे कम होती थी ऊंचाई ईंटों की। ठीक है, तो सराय नहर है मध्य पाषाणिक स्थल जहाँ से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं हमें। आगे देखो, निम्न में से किस वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? मोक्ष की चर्चा जो है इन सभी में से किस वैदिक साहित्य में मिलती है? वैदिक साहित्य कौन सा है जिसमें हमें मोक्ष की चर्चा मिलती है?
देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताया, जो एक शहरी सभ्यता थी, और जो वैदिक सभ्यता थी वो एक ग्रामीण थी। क्योंकि जो ये इंडस वैली यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वह व्यापार पर आधारित थी, और ये ग्रामीण सभ्यता जो थी वैदिक सभ्यता या पशुपालन और कृषि पर आधारित थी। तो इसमें यही पूछा है कि ये बताना है कि वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा कहाँ से मिलती है, किस वेद से मिलती है या किस से मिलती है। देखो ऋग्वेद से मिलती है, परवर्ती संहिताओं से मिलती है, ब्राह्मण से मिलती है या उपनिषद से मिलती है। तो देखो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन डी, उपनिषद। उपनिषदों से वैदिक साहित्य हैं ये उपनिषद, इनसे मोक्ष की चर्चा के बारे में हमें जानकारी मिलती है। उपनिषद का मतलब बता दूं आपको कि उप माने होता है, उप का जो शाब्दिक अर्थ होता है उप का समीप होता है, और निषद का मतलब होता है बैठना। यानी उपनिषद को ऐसे समझ सकते हो कि जो ज्ञान पहले गुरु के पास समीप बैठ कर के लिया करते थे उसी को हम उपनिषद कहते हैं। यानी जिस शिष्य के द्वारा ज्ञान गुरु के समीप बैठ कर के लिया जाता था उसको उपनिषद कह सकते हो। और देखा जाए तो उपनिषदों की संख्या वर्तमान में या पहले जो थी कितनी थी, 108 है इस टाइम। और उपनिषदों को ही भारतीय दर्शन का जनक भी कहा जाता है। और ये 108 उपनिषद तो टोटल हैं, लेकिन पूछा जा सकता है इसमें से प्रमाणित कितने हैं। तो कुल प्रमाणित हैं इसमें से 13, और उसमें से भी 2-3 मैं आपको प्रमुख बता देता हूँ। जैसे मुंडको उपनिषद है, उससे लिया गया है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, मुंडको उपनिषद से। और मांडको उपनिषद है, कन्फ्यूजन मत होना, मांडको उपनिषद से लिया गया है सत्यम शिवम सुंदरम, और मुंडको से सत्यमेव जयते। एक और है काठो उपनिषद, काठो उपनिषद से यमराज और नचकेता का संवाद जो है वो लिया गया है। ठीक है, तो उपनिषदों के बारे में भी पढ़ लेना। इसके अलावा जो वेद हैं 4, पहले तो ये बता दूं वेदों के बारे में बताने से पहले कि ये वैदिक काल जो है इसको 2 भागों में बांट दिया था हमने। पहला था 1500 बीसी से 1000 बीसी तक, जिसमें मात्र ऋग्वेद के बारे में कहा गया, यानी ऋग्वेद की रचना हुई थी ऋग्वेदिक काल में, जिसका टाइम पीरियड 1500 बीसी से 1000 बीसी। उसके बाद उत्तर वैदिक काल जिसका टाइम पीरियड 1000 बीसी से 600 बीसी, उसमें बाकी तीनों वेदों की रचना की गई। जैसे 4 वेद हैं आपको पता होगा, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ भी पूछे जाते हैं आपसे, ऐत्रेय और कैसितकी हैं। सामवेद का पूछा जाता है आपसे, उसका पंचविषय यानी ऐसे कह सकते हो। और बता दूं कि ऋग्वेद के बारे में, जो ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करता है उसको होता या होत्री कहते हैं। और सामवेद के जो मंत्रों का उच्चारण करता है, उच्चारण नहीं इसका गायन होता है। सामवेद में मंत्रों का उच्चारण नहीं होता है, याद रखना, इसमें गायन होता है, और उसको कहते हैं हम उद्गाता। और सामवेद का उपवेद भी पूछा जा सकता है, वो कौन सा है, गंधर्व वेद। इसके अलावा यजुर्वेद के बारे में भी बताऊं कि यजुर्वेद में जो मंत्रों का उच्चारण करता है ना व्यक्ति, उसको कहते हैं अथर्वयु, और इसका उपवेद होता है धनुर्वेद। और ब्राह्मण ग्रंथ भी पूछे जाते हैं यजुर्वेद के, तो तैत्तिरीय और शतपथ होते हैं। देखो मैं स्पीड से इसलिए बताता हूँ कि टाइम कम लगे, प्रतिशत लंबा ना हो। ठीक है, आप अच्छे से स्लो वॉल्यूम उसकी वीडियो की स्पीड स्लो करके भी देख सकते हो। ठीक है, और चौथा होता है अथर्ववेद, जो सबसे नवीनतम है चौथा। ठीक है, और उसका ब्राह्मण ग्रंथ होता है गौपथ, और उपवेद होता है उसका शिल्पवेद। और ये भी पूछा जा सकता है कि अथर्ववेद के जो मंत्रों का उच्चारण करता है उसको कहते हैं ब्रह्मा। ठीक है, अथर्ववेद के को कहते हैं ब्रह्मा। इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये सभी, वेदों को अच्छे से पढ़ लेना, रट लेना, 1-2 क्वेश्चन इनसे पूछा ही जाता है। आगे देखो, बौद्ध दर्शन के अनुसार विचार कीजिए। बौद्ध दर्शन के अनुसार आपको विचार करना है। कथन है इसमें कि बौद्ध दर्शन जो है ये पुनर्जन्म नहीं होता है, इसमें यह कहा गया है बौद्ध दर्शन में। और दूसरा कारण है इसमें आत्मा की सत्ता नहीं है, यानी इसने पुनर्जन्म को नकारा है और आत्मा की सत्ता को भी नकारा है। क्या ये दोनों सही हैं या कारण दोनों सही हैं, और क्या इसकी ये व्याख्या करता है या नहीं करता है, ये बताना है इसमें। देखो 1 सेकंड ऊपर कर लेता हूँ थोड़ा, 1 सेकंड। तो इसके आंसर में देखना है आपको कि कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है। तो देखो इसमें जो पहला कथन है ये पुनर्जन्म नहीं होता है, ये गलत है इसमें। और आत्मा की सत्ता नहीं, इसमें ये पूछा है कि बौद्ध दर्शन के अनुसार यानी बौद्ध दर्शन के अनुसार इसमें विशेषता पूछी है। ठीक है, वो बतानी है। तो यानी बौद्ध धर्म में तो पुनर्जन्म में विश्वास किया गया है। और कर्मवादी धर्म में, देखो कर्मवादी तो जैन और बौद्ध दोनों हैं, लेकिन इसमें बौद्ध धर्म के बारे में पूछा है। तो बौद्ध धर्म जो है पुनर्जन्म में विश्वास करता है, लेकिन आत्मा की सत्ता में विश्वास नहीं करता है। ठीक है, तो इसका पहला तो सही हो जाता है, और ये दूसरा कथन जो कारण है ये गलत हो जाता है। और बताऊं बौद्ध धर्म के बारे में कि जो
इसमें कहा गया है कि किसी अवस्था की जो उत्पत्ति होती है उसकी पूर्ववर्ती अवस्था से होती है, यानी किसी अवस्था की उत्पत्ति उसकी पूर्ववर्ती अवस्था से होती है। तो समझ सकते हो इसने पुनर्जन्म में विश्वास किया है। ठीक है, पुनर्जन्म में देखो मैं भी कितना कंफ्यूज हो रहा हूँ और बोल कुछ रहा हूँ और टिक कुछ कर रहा हूँ। देखो बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म नहीं होता है, लेकिन ये तो गलत है, बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म होता है, तो ये तो गलत है ना कथन, क्योंकि बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म को विश्वास माना गया है, यानी पुनर्जन्म में विश्वास किया गया है। उसके अलावा ये कर्मवादी भी धर्म है, लेकिन आत्मा की सत्ता को नहीं माना है, तो ये कथन सही हो जाता है इसमें। ठीक है, मैं नहीं की वजह से कन्फ्यूज हो गया था, तो इसमें आर यानी कारण सही है और कथन गलत है। बौद्ध धर्म में आत्मा की सत्ता को कोई महत्व नहीं है, पुनर्जन्म होता है बौद्ध धर्म के अनुसार, और बौद्ध धर्म कर्मवादी धर्म है। देखो आपको महात्मा बुद्ध के उपदेशों का सार आपको बता देता हूँ कि सार जो निकल करके आता है महात्मा बुद्ध के उपदेशों का, वो सार इस तरह से आता है कि जिस तरह से दुख का कारण जन्म है, यानी जिस तरह से दुख का कारण जन्म होता है उसी तरह से जन्म का कारण धर्म होता है। दोबारा देखो कि जिस तरह से दुख का कारण जन्म होता है उसी तरह से जन्म का कारण धर्म होता है। ये इसका महत्वपूर्ण सार है महात्मा बुद्ध के उपदेशों का। ठीक है, तो इसमें आर सही है और ए गलत है। आर सही ए गलत, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, ए गलत आर सही। आगे देखो अष्टाध्यायी के लेखक थे, अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे, अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई थी। अष्टाध्यायी के लेखक पूछें तो देखो काफ़ी फेमस ग्रंथ है और आप सभी को पता भी होगा, इसको लिखा था पाणिनि ने। किसने, पाणिनि ने। और ये व्याकरण का प्रमुख ग्रंथ है, व्याकरण का, और इसमें देखा जाए तो कुल 3959 यानी 3959 सूत्र हैं। कितने, 3959, और इसकी रचना की गई थी 600 BC में की गई थी पाणिनि के द्वारा। कब, 600 BC में, और इसको कुल 8 अध्यायों में इन्होंने विभाजित किया था। कितने, 8 अध्यायों में। इसके अलावा महाभाष्य का पतंजलि, महाभाष्य को भी पूछा जाता है जिसको लिखा था पतंजलि ने। मुद्रा राक्षस को विशाखदत्त ने लिखा था, और कल्पसूत्र ये भद्रबाहु जो दिगंबरों के संस्थापक थे ना, आपको पता होगा दिगंबरों के संस्थापक कौन थे, जो श्रवणबेलगोला में जाकर के जैन धर्म का दो भागों में बट गया था, आपको पता होगा, दिगंबर और श्वेतांबर। ठीक है, जो दिगंबर मतलब जिनका वस्त्र दिशाएं वही दिगंबर कहलाते हैं, यानी निर्वस्त्र रहते हैं वो, और श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। तो दिगंबरों के तो संस्थापक हुए भद्रबाहु, और श्वेतांबरों के स्थूलभद्र। स्थूल से समझ सकते हो कि स्थूल यानी स्थित रहे, वो दक्षिण में नहीं गए, तो कन्फ्यूजन हो सकता है आपको कि दक्षिण भारत में कौन गया, तो भद्रबाहु। स्थूलभद्र वो अवध में ही रहे। ठीक है, तो दिगंबरों के भद्रबाहु और श्वेतांबरों के स्थूलभद्र। इसके अलावा अष्टाध्यायी ये पाणिनि की बताई दी मैंने। इसके अलावा कथा सरित सागर भी है जिसको सोमदेव ने लिखा था। ठीक है, इन्हें भी याद कर लेना आप। आगे देखो बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे। बुद्ध कौशाम्बी किसके शासनकाल में आए थे, ये कौशाम्बी नहीं है, ये कौशाम्बी है। बुद्ध कौशाम्बी किसके शासनकाल में आए थे, शतानीक, उदयन, बोधि या निकच्छुके में। तो देखो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन बी, उदयन, जो जिसके द्वारा उदयन के बारे में पढ़ा होगा, जो हर्यक वंश का शासक था, जिसके द्वारा पाटलिपुत्र की स्थापना की गई थी। पाटलिपुत्र जो फेमस शहर है, जो अवध की आगे राजधानी भी बना था, मगध की, सॉरी मैं अवध बोल देता हूँ, मगध की राजधानी भी बना था, और उसकी स्थापना की थी इसने कुसुमपुरा नाम से। और ये जो हर्यक वंश है इसके बारे में याद रख लेना, इसको पितृहंता वंश भी कहा जाता है, और इसकी स्थापना की गई थी बिम्बसार के द्वारा। इसको पितृहंता वंश क्यों कहा जाता है कि इसके जो 2 शासक हुए थे, यानी दोनों शासकों की हत्या अपने पुत्रों के द्वारा कर दी गई थी। जैसे बिम्बसार की तो कर दी थी अजातशत्रु ने, फिर आगे चल के अजातशत्रु की उदयन ने कर दी थी। इसी वजह से इसको पितृहंता वंश भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद फिर शिशुनाग वंश हुआ था, क्योंकि हर्यक वंश का अंतिम शासक था, उसका नाम था शिशुनाग, नहीं उसका नाम था नागदशक था। शिशुनाग ने तो उसकी हत्या की थी और फिर शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। आगे देखो अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ने का तात्कालिक कारण क्या था। अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ने का तात्कालिक कारण पूछा है। जैसे ये जो पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी उससे जस्ट पहले का कारण पूछा है, ना कि उसको आने का संपूर्ण कारण। देखो इसको करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो पानीपत के जो फेमस युद्ध हुए हैं उसके बारे में बता देता हूं आपको कि पानीपत का सबसे पहला युद्ध हुआ था 1526 में बाबर और हुमायूं के बीच। सेकंड हुआ था अकबर का 1556 में।
यानी अकबर का ये हेमू यानी हेमचंद्र विक्रमादित्य के साथ हुआ था 1556 में, और तीसरा हुआ था, इसकी डेट भी पूछी जा सकती है, तीसरे की 11 जनवरी 1761 को हुआ था। ये मराठा और अफगानों के बीच हुआ था। ठीक है, ऐसे कर सकते हो। देखो आपको बता दूं, ये अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण करने से पहले एक नादिर शाह था। नादिर शाह के बारे में पढ़ा होगा आपने। उसने भारत पर आक्रमण किया था और करनाल का युद्ध लड़ा था। ठीक है, मुगल सेना से, उसमें पराजित हुई थी मुगल सेना। 1739 में हुआ था वो युद्ध। काफ़ी इंपॉर्टेंट युद्ध हो जाता है, क्योंकि काफ़ी मारकाट की थी उसने दिल्ली में। यानी कह सकते हो कि इसने दिल्ली को तकरीबन 50 दिनों तक लूटा था और कत्ले आम किया था। यानी काफ़ी लोगों का इसने सर काटा था, काफ़ी हत्याएं भी की थी। और फिर ये अपने साथ जो दिल्ली का मयूर सिंहासन है जो लाल किले में था, शाहजहाँ ने बनवाया था, उसको भी अपने साथ ले गया था। और ऐसा कहा जाता है कोहिनूर हीरा को भी अपने साथ ले गया था। फिर आगे चल के 1747 में नादिर शाह की मृत्यु हो गई थी। तो उसके बाद अगला शासक बना था ये अहमद शाह अब्दाली, और इसने 1748 में पहला आक्रमण किया था। कुल इसने भारत पर 8 आक्रमण किए थे। जो इसने पहला आक्रमण किया था उसमें ये मुगल सेना से लड़ा था, जिसमें मुगल शासक था मोहम्मद शाही था, उसका नाम था मोहम्मद शाह। उसने इसको हरा दिया था। फिर इसके बाद इसने आगे और आक्रमण किए थे, वो आक्रमण के बारे में पूछा है। तो याद रखना, ये जो पानीपत का तीसरा युद्ध था अहमद शाह अब्दाली ने मराठाओं से लड़ा था, इसका तात्कालिक कारण पूछा जा सकता है। तो इसका यही कारण है इसमें कि जो इसमें ऑप्शन ए दिया हुआ है, मराठों द्वारा लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना, इसका प्रमुख उद्देश्य था इसका, यानी कारण था तीसरे पानीपत युद्ध का। यानी अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण का प्रमुख कारण क्या था? मराठाओं द्वारा लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना, इसका प्रमुख कारण था। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाता है, ऑप्शन ए। आगे देखते हैं अब। मुगल सम्राट औरंगजेब का वाद्य यंत्र बजाते थे, या कौन सा वाद्य यंत्र था मुगल सम्राट औरंगजेब का? किस वाद्य यंत्र को बजाते थे मुगल सम्राट औरंगजेब? क्वेश्चन नंबर 17 में बताना है आपको। तो देखो इसके बारे में बता दूं, मुगल सम्राट जो औरंगजेब थे वो बजाते थे वीणा। क्या बजाते थे? वीणा बजाते थे। औरंगजेब का पूरा नाम है औरंगजेब आलमगीर। ठीक है, ऐसे कह सकते हो कि सब जो यानी मुगल सम्राटों में प्रमुख शासक यानी अंतिम महान शासक औरंगजेब ही हुए हैं। उसके बाद फिर इसका पतन होना स्टार्ट हो गया था मुगल साम्राज्य का, और इन्हें जिंदा पीर भी कहा जाता है। क्या? जिंदा पीर भी कहा जाता है इन्हें। और इनकी जो पत्नी थी उनका नाम था दिलरास बानो बेगम। क्या नाम था? दिलरास बानो बेगम। और इसी को रबिया बीबी भी कहा जाता था। और बीबी का मकबरा औरंगाबाद में है। बीबी का मकबरा औरंगाबाद में, इसको ताजमहल की भद्दी नकल भी कहा जाता है। बीबी के मकबरे को जो औरंगाबाद में है उसको ताजमहल की भद्दी नकल कहा जाता है। और देखो इसके बारे में बताऊं, इसने तंबाकू और शराब को भी वो प्रतिबंधित किया था। इसने नवरोज और मोहर्रम त्यौहार को भी प्रतिबंधित किया था। 1662 में औरंगजेब ने दास प्रथा को भी प्रतिबंधित किया था। 63 में इसने सती प्रथा को भी, 64 में इसने किया था। 1664 में तीर्थकर जो था उस पर यानी यात्रा जो होती थी उस पर तीर्थ यात्रा कर लगाया था। और इसके द्वारा काफ़ी हिंदू मंदिरों का भी विनाश यानी तोड़फोड़ की गई थी, नष्ट कराया गया था, जिसमें फेमस थे काशी विश्वनाथ मंदिर, सोमनाथ मंदिर। इसके अलावा केशव राय मंदिर को भी इसने नष्ट किया था। और इसी के टाइम में हुई थी पुरंदर की संधि, जो शिवाजी और औरंगजेब के मध्य हुई थी 1665 में। कब? 1665 में। इसने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगा दिया था। किसने? औरंगजेब ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगा दिया था, याद रख सकते हो इसको। ठीक है, ब्राह्मणों पर भी जजिया लगा दिया था। और इसकी जो जीवनी है यानी बायोग्राफी जो है उसका नाम क्या है? उसका नाम है आलमगीर नामा। उसको काजिम सिराजी ने लिखा था। आलमगीर नामा को किसने लिखा था? काजिम सिराजी ने। तो इसके बारे में याद कर लेना और पढ़ लेना अच्छे से। औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 के धर्मत के युद्ध में पराजित किया था। धर्मत किस राज्य में स्थित है? देखो ये भी पूछा जा सकता है कि धर्मत का युद्ध कब हुआ? तो 1658 में हुआ। एक क्वेश्चन तो आपको ये मिल गया। ठीक है, और किस किस के बीच हुआ? औरंगजेब और जोधपुर के शासक जसवंत सिंह के मध्य हुआ ये धर्मत का युद्ध। औरंगजेब और जोधपुर के शासक जसवंत सिंह के 1658 में हुआ। और ये किस राज्य में पड़ता है? ये जो धर्मत है ये पूछा है इसमें, धर्मत किस राज्य में पड़ता है? देखो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि जोधपुर का शासक है जसवंत सिंह। इसे समझ करके कहीं आप राजस्थान मत कर देना। ये जो धर्मत पड़ता है ना, ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। ये धर्मत का युद्ध हुआ 1658 में औरंगजेब और जसवंत सिंह के मध्य। ठीक है, कहाँ पर है धर्मत? मध्य प्रदेश में। आगे क्वेश्चन है, अब मुगल साम्राज्य में मुहत्सिफ था। मुहत्सिफ
किस अधिकारी को कहा जाता था मुगल प्रशासन में? मुहत्सिब। तो देखो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, लोक आचरण अधिकारी को कहा जाता था मुहत्सिब। किसको? लोक आचरण अधिकारी को, मुगल प्रशासन में। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने, अब ऑप्शन में से देखना है, सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने, तो देखो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही है, यानी सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। और ये भक्ति आंदोलन जो था निम्न वर्गों के लोगों द्वारा चलाया गया था। किसके द्वारा? निम्न वर्गों के। और इसके जो संत क्षेत्रीय समुदायों से निकल कर आए थे, ये संत अपनी शिक्षा को जन सामान्य तक पहुँचाने के लिए उन्हीं की भाषा का प्रयोग करते थे, याद रखना। आगे देखो, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक, देखो ये अलाउद्दीन खिलजी कितना इम्पोर्टेंट है, अपने आप में इतना महत्वपूर्ण हो जाता है कि इसे आप पढ़ोगे तो एक दो क्वेश्चन इससे मिलता ही है। और ये खिलजी वंश के शासकों में महत्वपूर्ण शासक है, इससे संबंधित क्वेश्चन आने की संभावना अधिकतर बनी रहती है। तो मैं कहूँगा आपसे कि अलाउद्दीन खिलजी के बारे में तो अच्छे से पढ़ लेना, जो कुछ भी इससे संबंधित तथ्य बने। देखो इसके जो अभियान हुए हैं काफ़ी फेमस अभियान है, जिसमें दक्षिण अभियान के बारे में इसमें पूछा गया है। दक्षिण अभियान भी इसने किए थे। देखो देवगिरी पर इसने जो पहला अभियान किया था 1296 में। कब किया था पहला? 1296 में किया था। शासक था रामचंद्र देव। ऑप्शन बी में दिया, ऑप्शन ए में दिया हुआ है। कौन था? रामचंद्र देव था ऑप्शन ए में। इसका सही जवाब तो रामचंद्र देव है। ठीक है, और इसका नेतृत्व इसने खुद किया था, 1296 में किया था। इसके बाद 1307 में इसने देवगिरी पर दूसरा आक्रमण किया था। 1307 में किया था इसने दूसरा आक्रमण, और शासक भी यही था रामचंद्र देव। और इसका नेतृत्व करने के लिए इसने भेजा था मलिक काफूर को। किसको? मलिक काफूर को। फिर तीसरा किया था इसने 1313 में किया था, और इसमें भी मलिक काफूर को भेजा था, लेकिन तब शासक चेंज हो गया था। तीसरे में कौन था? शंकरदेव था देवगिरी पर। और ये मलिक काफूर के बारे में पूछा जा सकता है कि ये नुसरत खां जो था इसका सेनापति, वो खरीद करके लाया था खम्मात बंदरगाह से, और इस मलिक काफूर को ही कहा जाता है 1000 दीनारी। ठीक है, इसके अलावा इसने उत्तर भारत में भी कुछ अभियान किए थे, जैसे 1298 में इसने गुजरात अभियान किया था। रायकरण बघेला था वहाँ पर, उसके खिलाफ किया था गुजरात अभियान, और उसमें उलूग खां और नुसरत खान इसका नेतृत्व किया था, और वहीं से खरीद करके लाए थे इस मलिक काफूर को नुसरत खान गुजरात अभियान में। ठीक है, इसके बाद इसने 1301 में किया था रणथंभौर अभियान। कब किया था? 1301 में। इंपॉर्टेंट है, उत्तर भारत में 1301 में किया था रणथंभौर। उसमें उलूग खां और नुसरत खां को भेजा था, जिसमें नुसरत खां मारा गया था। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने आप में। और इसी अभियान के दौरान महिलाओं ने जौहर किया था। ठीक है, सबसे पहले जौहर किसमें अलाउद्दीन की सैलाब ने सबसे पहले जौहर किसमें देखा था? तो रणथंभौर अभियान में। उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट जो अभियान हो जाता है इसका 1303 का हो जाता है चित्तौड़ अभियान। चित्तौड़ अभियान को याद कर लेना, और इसमें इसने भेजा था मलिक काफूर को, और खुद भी गया था ये, यानी इसका सेनापति मलिक काफूर भी गया था चित्तौड़ अभियान में, और खुद अलाउद्दीन खिलजी भी गया था। और इसका स्रोत भी पूछा जा सकता है कि इसकी जानकारी का स्रोत क्या है? तो पद्मावत उपन्यास है। क्या है? पद्मावत उपन्यास, जिसको लिखा गया मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। और इसमें ऐसा भी कहा गया है कि रावल रतन सिंह थे, यानी जो रावल रतन सिंह थे चित्तौड़ के शासक, उनकी पत्नी थी पद्मावती। उसको हासिल करने के लिए ही इसने उसको अभियान को किया था, चित्तौड़ अभियान को 1303 में। ठीक है, तो उसमें इसने उस सेना को हरा दिया था, चित्तौड़ की सेना को, सभी को बंदी बना लिया था। तो फिर उस वजह से मतलब जो पद्मावती थी उसने अपनी सहयोगियों, यानी उसके जो क्या बोलते हैं उन दासियों के साथ, सभी के साथ उसमें जौहर कर लिया था, खुद आग में कूद करके प्राण त्याग दिए थे। तो ऐसा समझ सकते हो कि 1303 का जो चित्तौड़ अभियान है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर इसके बाद इसने मालवा अभियान भी किया था। वो कब किया था? 1305 में आयन मुल्क ने किया था इसकी तरफ से, और शासक था महल देव। तो ये सभी आक्रमण हैं इसकी तरफ से अलाउद्दीन खिलजी की, तो उन सभी को आप अच्छे से रट सकते हो। अब आगे देखो, आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है अब आपके सामने, कि सल्तनत काल में भूराजस्व का सर्वोच्च अधिकारी था। सल्तनत काल में भूराजस्व का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? सल्तनत काल में भूराजस्व का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सल्तनत काल में भूराजस्व का सर्वोच्च अधिकारी चौधरी होता था।
देखो इसके बारे में बता दूं कि ये जो चौधरी होता था ये परगना का वंशानुगत पदाधिकारी होता था। क्या वंशानुगत होता था, यानी ये चला ही आता था। जैसे पिता बन गया, उसके बाद पुत्र बनेगा, फिर उसका आगे पुत्र बनेगा बनेगा तो ये वंशानुगत परगना होता था। परगना का ये पद होता था चौधरी। इसके अलावा मलिक जो होता था ये सैन्य पद था, जबकि जो पटवारी होता था ग्राम्य भूमि रिकॉर्ड से संबंधित होता था। पटवारी तो अब भी होता है, जिसे लेखपाल कहते हैं, वो भूमि रिकॉर्ड से ही संबंधित होता है। ठीक है। सल्तनत काल में भू राजस्व का जो सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी होता था वो चौधरी होता था। आगे देखो, निम्नलिखित में से किसे महाराष्ट्र का सुकरात कहा गया है? महाराष्ट्र का सुकरात किसको कहा गया है? तो देखो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन सी, एमजी रानाडे को। एमजी रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कि 1830 में पूना में सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी, और जिसका प्रमुख उद्देश्य कहा जाता है कि जनता में राजनीतिक चेतना का जागरण करना एवं महाराष्ट्र में समाज में सुधार करना, इसका प्रमुख उद्देश्य था। इन्होंने जो 1870 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी, एमजी रानाडे ने उसको स्थापना का प्रमुख उद्देश्य कहा जाता है कि इसमें जनता में राजनीतिक चेतना का इनके द्वारा जागरण किया गया और महाराष्ट्र में समाज में सुधार किया गया, तो इसी वजह से इन्हें महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, एमजी रानाडे। आगे देखो, यह किसका कथन है? विदेशी कपड़ों को जलाना एक निष्ठुर बर्बादी है। किसने कहा था? जो विदेशी कपड़ों को जलाना एक निष्ठुर बर्बादी है, यानी बंगाल विभाजन के विरोध में जो विदेशी कपड़ों को जलाया गया था, तो उसके बारे में किसने कहा था कि विदेशी कपड़ों को जलाना एक निष्ठुर बर्बादी है? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन डी, रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि विदेशी कपड़ों को जलाना यानी खुद का ही नुकसान करना है, ये निष्ठुर बर्बादी है, इससे कुछ भी होने वाला नहीं है। रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में बता दूं कि ये एक कवि, चित्रकार, कहानीकार, उपन्यासकार, उसके अलावा नाटककार भी थे, ये कथाकार भी थे, दार्शनिक भी थे। ये काफ़ी फेमस व्यक्ति रहे हैं। इनके बारे में अच्छे से समझ सकते हो। इनकी एक पुस्तक है गीतांजलि। कौन सी पुस्तक है? गीतांजलि। और इसके लिए इन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। कब मिला है इन्हें? 1913 में मिला है, सबसे पहले मिला है। एशिया के पहले व्यक्ति भी हैं और भारत के तो हैं ही ये, जिन्हें सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला 1913 में, गीतांजलि के लिए मिला इन्हें। ठीक है। इनके द्वारा जो भारत का राष्ट्रगान है उसको लिखा गया, उसके अलावा बांग्लादेश का राष्ट्रगान भी है, उसको भी लिखा गया। और इन्हें जो सर की उपाधि दी गई थी ना ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1918-19 में जो रोलेक्ट एक्ट आया था, उसके विरोध में इन्होंने सर की उपाधि, और 1319 में जो कांग्रेस में उसमें पंजाब में जो जलियांवाला बाग कांड, हत्याकांड हुआ था, उसके विरोध में इन्होंने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। यानी रोलेक्ट एक्ट जो ब्लैक कानून है, ब्लैक लॉ कहा जाता है, यानी बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का कानून, उसके विरोध में तो इन्होंने सर की उपाधि को त्याग दिया था। और जो जलियांवाला हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, देखो जलियांवाला की डेट भी पूछी जा सकती है, तो 13 अप्रैल 1919 याद कर लेना। इसके उपलक्ष्य में यानी इसके विरोध में इन्होंने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है? विदेशी कपड़ों को जलाना निष्ठुर बर्बादी है, ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। आगे देखो, मद्रास के रैयतवाड़ी बंदोबस्त से कौन संबंधित रहा था? मद्रास के रैयतवाड़ी बंदोबस्त से कौन संबंधित था? मद्रास में जो रैयतवाड़ी बंदोबस्त है वो किसके द्वारा चालू किया गया था? तो इसके बारे में बता दूं आपको कि इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन सी, मुनरो। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, इससे संबंधित आपको बता देता हूं कि अंग्रेजों के द्वारा भारत में 3 प्रकार की भू राजस्व व्यवस्थाएं लागू की गई थी, आपको पता होगा। पहली थी स्थायी बंदोबस्त, या उसे जमींदारी प्रथा भी कहा जाता है। दूसरी थी रैयतवाड़ी व्यवस्था, और ये इसी क्वेश्चन में दी हुई है। और तीसरी थी महलवाड़ी। सबसे पहले बता दूं कि स्थायी बंदोबस्त यानी जमींदारी प्रथा को लगाया था किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लगाया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा ही राजस्व बोर्ड की स्थापना की गई थी 1793 में। जो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की गई थी ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उसके अलावा उत्तर पश्चिमी प्रांत, उसके अलावा उत्तर प्रदेश का जो बनारस क्षेत्र है या उत्तरी कर्नाटक में लागू की गई थी। और देखा जाए तो भारत के संपूर्ण भूभाग के तकरीबन 11% भाग पर की गई थी ये लागू, जो की गई थी। और इसके बारे में ये भी जाना जा सकता है कि इसमें ऐसा प्रावधान किया गया था कि जमींदार जो अपना राजस्व इकट्ठा करता था उसका वह केवल 11% अपने पास रखता था, उसका 89% के करीब कंपनी को देता था। यानी इस व्यवस्था में, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में, जमींदार अपने राजस्व का कुल 11% अपने पास रखेगा और 89% कंपनी को देगा। इसको जागीरदारी प्रथा या मालगुजारी प्रथा भी कहा जाता है, इसलिए जागीरदारी प्रथा या मालगुजारी प्रथा। अब इसके बाद हुई थी ये रैयतवाड़ी प्रथा। रैयतवाड़ी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। मद्रास, बम्बई, पूर्वी बंगाल या असम इस क्षेत्र में लागू हुई थी।
देखो, रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इस व्यवस्था में ही जमीन धारक को ही भूस्वामी मान लिया जाता था और उससे लगान की दर तय करके कर प्राप्त किया जाता था। यानी जमीन धारक को ही भूस्वामी मान लिया जाता था, उससे लगान की दर तय की जाती थी, फिर कर प्राप्त किया जाता था। ठीक है, और इसका जो जनक माना जाता है टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड को माना जाता है। अगर ऑप्शन में रीड भी हो जाता तो वो भी सही होता। ठीक है, कैप्टन मुनरो और रीड को इसका जनक माना जाता है रैयतवाड़ी का। और इसमें ये भी कहा जाता है कि इसकी जो स्टार्टिंग हुई थी तकरीबन 1792 में सबसे पहले हुई थी कैप्टन रीड के द्वारा, और पश्चिम बंगाल में लागू की गई थी, पश्चिम बंगाल में। इसके बाद फिर 1820-21 में मद्रास में इसको टॉमस मुनरो ने लागू किया था। इसी वजह से दोनों को इसका जनक कहा जाता है। ठीक है, और बम्बई में भी पूछा जा सकता है। बम्बई में एल्फिंस्टीन और चैम्प्सलिन के द्वारा इसको 1825 में लागू किया गया था, और इसका जो क्षेत्र था ये सबसे अधिक था। यानी भारत के संपूर्ण क्षेत्र के तकरीबन 51% पर ये लागू थी। 51% पर, कितने पर? 51% पर। और तीसरी है महलवाड़ी व्यवस्था, जिसको 1819 में होल्ट मैकेंजी के द्वारा किया गया था। देखो, मुझे तो ये सभी याद हैं, तो मैं इस वजह से आपको स्पीड से बताता हूँ, और स्पीड इसीलिए लेता हूँ क्योंकि आपका टाइम प्रैक्टिस सेट में कम लगे। आप प्रैक्टिस वीडियो की स्लो करके देख सकते हो, आपको स्पीड स्लो लगे तो तेज़ करके भी देख सकते हो। और अच्छे क्वेश्चन लग रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक शेयर भी कर दो, और मेरे साथ क्वेश्चनों को एंड तक देखते रहो, आपको बहुत अधिक फायदा होगा इस प्रैक्टिस सेट से। ठीक है, तो तीसरी थी महलवाड़ी व्यवस्था, जिसको 1819 में होल्ट मैकेंजी के द्वारा शुरू किया गया। और ये जो थी कंपनी के पास, इसमें कहा गया था कि जो संपूर्ण राजस्व था उसको कंपनी के पास 80% देना होता था। और इसको जो लागू किया गया था आगरा, अवध, मध्य प्रांत, अवध, दक्षिणी भारत, इस क्षेत्र में लागू किया गया था। और इसका जो राजस्व इकट्ठा किया जाता था ना, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसको किसके द्वारा? गांव के मुखिया के द्वारा किया जाता था। और इसकी दरों के भी बारे में पूछा जा सकता है कि सबसे पहले जो ये महलवाड़ी शुरू की गई थी, तो सबसे पहले तो इसमें दर थी 80%, उसके 30 साल बाद कम हुई, ये फिर हो गई थी 86%, फिर उसके आगे फिर ये कम हो गई थी डलहौजी के टाइम में, कितनी हो गई थी? 50%। ठीक है, तो ये इसमें लगान की जो दर थी वो 50 साल के अंतराल पर निर्धारित की जाती थी, यानी 50 साल के बाद निर्धारित की जाती थी। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्वेश्चन का महलवाड़ी, ये मद्रास में जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी ये मुनरो से संबंधित थी। आगे देखो कि वह कौन था जिसने गदर पार्टी को स्थापित किया था? गदर पार्टी को किसने स्थापित किया था? अच्छा क्वेश्चन है, गदर पार्टी से संबंधित आपको पता होना चाहिए ये क्वेश्चन, तो गदर पार्टी का। तो देखो, अच्छा क्वेश्चन है, शायद अधिकतर को पता हो इसके बारे में कि जो गदर पार्टी थी इसकी स्थापना की गई थी ऑप्शन ए लाला हरदयाल के द्वारा। और ये भी पता होगा इसकी स्थापना 1913 में की गई थी अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। कहाँ पर? अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में की गई थी। और इसी संगठन ने आगे चल करके युगांतर प्रेस की भी स्थापना की थी। किसकी? युगांतर प्रेस की। और 1 नवंबर 1913 से ही इसी ने गदर नामक एक साप्ताहिक, फिर उसको बाद में मासिक बना दिया था। यानी पहले तो 1913 में एक साप्ताहिक समाचार पत्र प्रकाशित किया था जिसका नाम था गदर, और फिर उसको मासिक यानी पत्रिका या पत्र कुछ भी कह सकते हो, फिर उसका संपादन स्टार्ट किया था। और इसको जो स्टार्ट किया था गदर को, इसको कह सकते हो हिंदी भाषा में, गुरमुखी में, उर्दू और गुजराती, इन सभी भाषाओं में इसकी स्टार्टिंग की थी। ठीक है, इस पार्टी से यानी इस दल से, गदर पार्टी से संबंधित आपको फेमस लीडर भी पूछे जा सकते हैं, तो कुछ उसमें नाम बता दे रहा हूँ, उनको याद कर लेना। जैसे रामचंद्र भी इससे संबंधित थे, बरकतुल्ला भी थे, रास बिहारी बोस भी ऑप्शन में आ सकता है, रास बिहारी बोस या लाला हरदयाल। ठीक है, राजा महेंद्र देव प्रताप भी थे। तो मैडम भिकाजी कामा का भी संबंध इससे था। महिलाओं में पूछा जा सकता है कि मैडम भिकाजी कामा का संबंध किस पार्टी से था? तो याद रखना गदर पार्टी से था, जिसका गठन किया गया 1913 में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। ठीक है, सही जवाब है ऑप्शन ए। आगे देखो, आज़ाद हिंद फौज के किस सैनिक को 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया था? कौन सा सैनिक था आज़ाद हिंद फौज का जिसको 7 वर्ष का कारावास दिया गया था? अरुणा असफ अली, शाहनवाज, राशिद अली या रास बिहारी बोस? तो देखो, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसके बारे में बता दूं कि आज़ाद हिंद फौज के ये सैनिक हैं, 7 वर्ष का इन्हें कारावास दिया गया। ऑप्शन बी सही है इसका, शाहनवाज खान। आपको पता होगा कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी। देखो, क्वेश्चन में आ सकता है कि अगर 3 दिए हुए हैं तो 3 या अलग अलग नाम आ सकते हैं, कंफ्यूज मत होना। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कैप्टन मोहन सिंह का भी ऑप्शन आ सकता है, रास बिहारी का भी आ सकता है, और SS गिल का भी आ सकता है। तो कह सकते हो इन तीनों के सहयोग से ही इसकी स्थापना की गई थी। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना इन तीनों के सहयोग से की गई थी, आपको पता होगा।
1942-43 में 1942-43 में जापान के टोक्यो में की गई थी, ठीक है। और इसी में फिर आगे चल करके अंग्रेज़ों ने कुछ इनमें सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया था। और ये भी पूछा जा सकता है कि आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों पर मुकदमा कहाँ चला था, तो याद रखना 1945 में चला था और दिल्ली के लाल किले में चला था। कहाँ पर? दिल्ली के लाल किले में। जैसे देखा जाए तीन सैनिक फेमस हैं इसमें जाने जा सकते हैं, आपको पूछा जा सकता है कि एक तो थे कर्नल सहगल, एक थे कर्नल ढिल्लो और एक थे मेजर शाहनवाज खान, जो ये आपके सामने दिए हुए हैं। तो इन सभी पर राजद्रोह का आरोप लगाया गया था। और इनके पक्ष में ये भी पूछा जा सकता है कि वकालत किसने की थी, तो इसके लिए आज़ाद हिंद फौज की जो सैनिक थे उनके लिए वकालत के ऑप्शन में वकील का नाम पूछा जा सकता है। तो इसमें तेज बहादुर, सुब्रू, जवाहरलाल नेहरू, भूला भाई देसाई और के.एन. काटजू, ये चारों वकील प्रमुख हैं जिन्होंने इनके लिए वकालतें की थी। लेकिन फिर भी इन तीनों को ये फांसी से बचा नहीं सके थे और आखिरकार इन्हें तीनों को फांसी हुई थी, ठीक है। इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इसके ये जो निर्णय आया था ना इन तीनों का जो फांसी का, इसकी कड़ी प्रतिक्रिया भी हुई थी पूरे भारत में, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि इसका सही जवाब है 7 वर्ष का कारावास दिया गया था शाहनवाज खान को। आगे देखो, निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे? स्वदेशी के समर्थक कौन थे इन चारों में? अरविंद घोष, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी या सुभाष चंद्र बोस? तो देखो, स्वदेशी जो आंदोलन था उसके जो समर्थक थे, इसमें ऑप्शन में देखा जाए तो ऑप्शन ए जो है अरविंद घोष, ये इसमें शामिल थे, यानी इसके ये समर्थक थे। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाता है। देखो आपको बता दूं, बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में और उसकी घोषणा यानी उसको किया था कर्जन ने। आपको पता होगा इसी के विरोध में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था, जो चला था 1905 से लेकर के 1908 के बीच, यानी इस टाइम में ये फैला था स्वदेशी आंदोलन, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन को फैलाने का जो प्रमुख कार्य किया गया था वो उग्रवादी नेता जो थे उनके द्वारा किया गया था। आपको पता होगा कि कांग्रेस में जैसे कांग्रेस का विभाजन हो गया था, या कांग्रेस में ही उग्रवादी और उदारवादी जो दो तरह के नेता हुआ करते थे, तो उसमें से उग्रवादियों के द्वारा किया गया था, जिसमें प्रमुख थे सबसे फेमस तो उग्रवादियों में बाल गंगाधर तिलक थे जिन्होंने महाराष्ट्र से संबंधित थे, लाला लाजपत राय थे जो पंजाब से, अरविंद घोष और बिपिन चंद्रपाल, ये दोनों फेमस हैं, ये बंगाल से थे, ठीक है। इन सभी ने नेतृत्व किया था इसका और काफ़ी कुछ योगदान दिया था स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन में, ठीक है। और बहिष्कार आंदोलन के बारे में बता दूं कि इसमें सिर्फ विदेशी कपड़ों का ही बहिष्कार नहीं किया गया था, यानी बहिष्कार जो आंदोलन था ऐसा ही मत समझ लेना कि इसमें विदेशी कपड़ों का ही बहिष्कार किया गया हो। इसके अलावा इसमें स्कूलों, अदालतों, उपाधियों, यानी स्कूलों, अदालतों जो उपाधियाँ मिलती थी उनमें उनको, और इसके अलावा सरकारी नौकरियों का भी इसमें बहिष्कार किया गया था। और ऐसा कहा जाता है कि एक थे शासक थे सैयद हैदर राजा जिन्होंने दिल्ली में, और इसके अलावा चिदम्बरम पिल्ले जिन्होंने मद्रास प्रेसिडेंसी में इसका आंदोलन किया था। यानी दिल्ली में तो सैयद हैदर राजा ने और चिदम्बरम पिल्ले ने मद्रास में इसका विरोध किया था, ठीक है। अश्विनी कुमार दत्त ने फिर आगे इसी में स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की थी। किसने? अश्विनी कुमार दत्त ने, ये भी पूछा जा सकता है। और देखो इसका जो ये जो आंदोलन था स्वदेशी आंदोलन या बहिष्कार आंदोलन, इसका प्रमुख यानी इसकी प्रमुख विशेषता भी पूछी जा सकती है। तो इसकी प्रमुख विशेषता पता है क्या थी? आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना इसकी प्रमुख विशेषता थी। क्या थी? आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। ये भी पूछी जा सकती है कि इस आंदोलन की यानी स्वदेशी आंदोलन की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो याद रखना आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना, ठीक है। तो ये फैक्ट मैंने आपको इससे संबंधित बताए। स्वदेशी के समर्थक इसमें ऑप्शन में अरविंद घोष थे। आगे देखते हैं, अब इसमें आपको क्या करना है, मिलान करना है सूची फर्स्ट का सेकंड से। देखो एक साइड में इंडियन काउंसिल एक्ट वगैरह, ये भारत शासन अधिनियम और ये दिए हुए हैं, और दूसरे साइड में दिया हुआ है किस पर आधारित थे, ठीक है। जैसे पहला दिया हुआ है इसमें इंडियन काउंसिल एक्ट 1919 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट था इसको किस नाम से जानते हैं? दूसरा नाम है तो उस वजह से कर सकते हो। देखो 1919 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट था इसको मोर्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है, ठीक है। तो मोर्ले मिंटो, इसको मोर्ले मिंटो सुधार अधिनियम क्यों कहा जाता है? देखो इसमें मोर्ले जो थे ये तो थे राज्य सचिव, और जो मिंटो थे ये वायसराय थे उस टाइम 1919 में, जब ये इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में जब आया था, सॉरी 1919 नहीं 1909 में। इसके आगे फिर भारत सरकार अधिनियम 1919। देखो अगर मैं बोलने में कुछ वर्ड का अगर गलत यूज़ कर गया हूँ, जैसे 1909 की जगह 1919 बोल गया हूँ, तो उसे आप सही कर लेना। ये मत देखना कि मैं उसका आंसर वही बता रहा हूँ, बताने में मैं बोलने में कुछ गलत बोल जाता हूँ, तो उसे आप सही कर लेना, यह आपकी प्राथमिकता है, ठीक है। आगे देखो फिर भारत सरकार अधिनियम 1919, ये इसको जानते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम से,
किससे? मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम से। इसमें भी पूछा जा सकता है कि मोंटेग्यू कौन थे, तो ये राज्य सचिव थे और चेम्सफोर्ड थे उस टाइम वायसराय। और भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935, तो देखो इसका मिलान हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 का साइमन कमीशन रिपोर्ट तथा संयुक्त प्रवर समिति की सिफारिशों पर, ये हो जाता है इसका। साइमन कमीशन कब आया था? 1928 में, और रिपोर्ट इसने अपनी 1930 में पेश की थी। माउंटबेटन योजना आई थी 1947 में। ठीक है, तो स्वाधीनता अधिनियम 1947 में। तो ए का हो जाएगा 4, बी का हो जाएगा 3 और सी का हो जाएगा 2, 4 3 2 1, 4 3 2 1 देखना है अब ऑप्शन में। ऑप्शन बी इसका सही है, 4 3 2 1। अब देखो निम्नलिखित में से किस नेता ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था? पूर्ण स्वराज का, तो देखो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। आपको पता होगा 1929 का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, 1929 का लाहौर अधिवेशन जो हुआ था उसकी अध्यक्षता की गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और याद रखना रावी नदी के किनारे पर तिरंगा झंडा फहरा करके पूर्ण स्वराज की इसमें घोषणा कर दी गई थी। पूर्ण स्वराज की घोषणा इसमें रावी नदी के किनारे कर दी गई थी। और इसी वजह से 26 जनवरी 1930 को पहली बार ये जो घोषणा की गई थी ना, 26 जनवरी 1930 को की गई थी। इसी वजह से 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस के द्वारा मनाया गया था। क्या मनाया गया था? पूर्ण स्वराज दिवस। और इसी वजह से भारत का जो संविधान लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को। आगे देखते हैं अब, निम्न आंदोलनों में से किस एक के साथ अरुणा आसापल्ली का संबंध भूमिगत कार्यकलापों के महिला संगठनकर्ता के रूप में था? निम्नलिखित में से किस एक के साथ अरुणा आसापल्ली का संबंध जो था भूमिगत कार्यकलापों के महिला संगठनकर्ता के रूप में था? निम्न आंदोलनों में से किस एक के साथ अरुणा आसापल्ली का संबंध भूमिगत कार्यकलापों के महिला संगठनकर्ता के रूप में था? कौन था किस में थे? तो देखो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन बी, नहीं ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हो जाता है भारत छोड़ो आंदोलन। कौन सा? भारत छोड़ो आंदोलन जो है इसमें अरुणा आसफ अली ने भूमिगत कार्यकलापों के रूप में भूमिका निभाई थी। ठीक है, तो कब भूमिका कब निभाई थी? भारत छोड़ो आंदोलन में। देखो आपको पता होगा 1942 में भेजा गया था अंग्रेजों के द्वारा क्रिप्स मिशन। क्या भेजा गया था? क्रिप्स मिशन। इसको पूछा जा सकता है कि गांधी जी ने क्या कहा था? इसको पोस्ट डेटेड चेक कहा था, जबकि जवाहरलाल नेहरू ने इसको कहा था क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक ऑफ अ सिंकिंग बैंक। इसमें अध्यक्षता की थी क्रिप्स ने। इसके अलावा इसमें अलेक्जेंडर और पेंथिक लॉरेंस भी थे। ठीक है, तो फिर इसके बाद जब इसको अस्वीकार कर दिया तो 8 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन चालू हुआ था और यह मुंबई के ग्वालियर टैंक ग्राउंड से स्टार्ट हुआ था। यह भी पूछा जा सकता है कि भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरुआत हुई थी इसकी? तो 8 अगस्त 1942 को हुई थी, मुंबई के ग्वालियर टैंक ग्राउंड से हुई थी। और इसी के दौरान कहा जाता है कि महात्मा गांधी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था, करो या मरो का नारा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अब आगे देखो, भारतीय स्वाधीनता संघर्ष से संबंधित नीचे 4 घटनाएं वर्णित हैं। घटनाओं के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए उनको सही कालक्रम में व्यवस्थित करना है। देखो, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, भगत सिंह को फांसी और गांधी इरविन समझौता। देखो, इस गोलमेज सम्मेलन के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि जैसे आपको पता होगा कि मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो अधिनियम भेजा गया था 1919 में, उसके तहत 1919 से 1935 तक प्रांतों में द्वैत शासन लगाया गया था। उसी द्वैत शासन की समीक्षा के लिए भेजा गया था साइमन आयोग जो 1927-28 में भेजा गया था। फिर उसने 1930 में अपनी रिपोर्ट पेश कर दी थी और उसी रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए, यानी साइमन आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन बुलाए गए थे। एक पहला 1930 में, दूसरा 1931 में और तीसरा 1932 में। तो देखो इसमें पहला स्टेटमेंट है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, अगर इसमें ज़्यादा डीपली भी जाना चाहो तो वैसे तो ये 1931 में हो गया, लेकिन ज़्यादा डीपली डेवाइज जाना चाहो तो इसका टाइम पीरियड जो बता दूं आपको कि ये लंदन में हुआ था 7 सितंबर 1931 को हुआ था। कब? 7 सितंबर 1931 को। ठीक है, तो यह इसके सामने लिख देता हूँ, इसके सामने 1931। और ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन है ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो कराची अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की गई थी, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये हुआ था 1931 में। कब? 1931 में हुआ था। और इसी में मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी।
इनके द्वारा मौलिक अधिकारों की मांग इसी में की गई थी, कराची अधिवेशन में 1931 में। भगत सिंह को फांसी, ये भी इंपॉर्टेंट है, भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? देखो भगत सिंह को फांसी दी गई थी, आपको पता होगा 23 मार्च 1931 को। देखो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, डीपली है, करने की कोशिश करना है, इसमें डे तक याद रखनी पड़ेगी आपको। 23 मार्च 1931, क्योंकि 31 ही 31 है सभी में। और गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता भी 1931 में हुआ था, ये भी 5 मार्च 1931 को हुआ था। तो देखो ये जो कराची अधिवेशन था इसकी डेट बता देता हूँ, ये हुआ था 26 मार्च को, 26 मार्च को। देखो सभी मार्च में, कितना डीपली क्वेश्चन है, कितना कठिन हो जाएगा करना। और ये जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है ये हुआ था 7 सितंबर से 1 दिसंबर तक, ये 7 सितंबर से। देखो तीनों में मार्च है आपके सामने और सितंबर एंड में आएगा, तो ये समझ लेना कि पहला तो इसमें सबसे एंड में आएगा, क्योंकि मार्च महीना है, पहले सबसे पहले मार्च आएगा, सितंबर इसमें बाद में आएगा। तो इन तीनों में से छांटना है। और इतना कन्फर्म हो गया कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है इसमें जो पहला, एक सेकेंड, इसमें जो पहला है, पहला तो सबसे एंड में आएगा। तो इसी वजह से देख सकते हो इसके ऑप्शन बी और ए तो बिल्कुल कट गए। और रही बात सी और डी की, इसमें एंड में एक है, तो ये तो ठीक है। अब देखो सबसे पहले 26, 23 और 5 में सबसे पहले कौन सा आएगा? तो सबसे पहले 5 आएगा, तो सबसे पहले कौन सा आएगा? 4। 4 कौन से में है? तो सी ऑप्शन ही हो जाता है। 4 के बाद आएगा फिर सी 23, फिर 26 आएगा, तो 4 3 2 1 हो जाता है इसका सही जवाब ऑप्शन सी। ब्रह्म समाज, राधा कृष्ण मिशन और आर्य समाज में क्या समानता थी? ब्रह्म समाज, राधा कृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज में क्या समानता थी? देखो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसको करने से पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि जो जैसे ब्रह्म समाज है, रामकृष्ण मिशन है और आर्य समाज है, इसकी स्थापना कब की गई, कहाँ पर और किसके द्वारा? देखो ब्रह्म समाज के बारे में आपको बता दूं कि ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी 1828 में। कब? 1828 में। और राजा राम मोहन राय के द्वारा कलकत्ता में की गई थी इसकी स्थापना। इसके बाद है ये रामकृष्ण मिशन, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। रामकृष्ण मिशन जो है इसकी स्थापना 1897 में की गई थी। कब? 1897 में। और स्वामी विवेकानंद के द्वारा कहाँ पर की गई थी? बेंगलुरु में। कहाँ पर? बेंगलुरु में। और आर्य समाज, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ही है, आर्य समाज के बारे में भी आपको जान लेना चाहिए। इसकी स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती के द्वारा कहाँ पर? बम्बई में की गई थी। ठीक है, तो मैंने आपको इस सभी के बारे में बता दिया। अब इन तीनों की समानता के बारे में और जान लो कि इनकी तीनों की जो समानता थी, तो इसमें ऑप्शन ए में जो दिया हुआ है ये सही है इसकी, कि इसकी समानता में हम ये तीनों राजनीतिक उद्देश्यों के लिए तो नहीं थे, यानी ये जो तीनों दल बने थे, यानी ये जो तीनों संस्थाएं बनी थी, तीनों ने ही राजनीतिक उद्देश्यों के लिए तो कार्य कुछ भी नहीं किया था, ना इनका उद्देश्य था इनकी स्थापना का। लेकिन इन तीनों ने देशभक्ति की भावना के विकास में काफ़ी सहयोग किया था। यानी तीनों ने देशभक्ति की भावना यानी व्यक्तियों के अंतर्गत काफ़ी वो देशभक्ति की भावना को जागृत किया था। ठीक है, तो ये तो कह सकते हो कि ये बिल्कुल ठीक है। देखो इसमें बी जो दिया हुआ है ऑप्शन, यानी दूसरा ऑप्शन जो दिया हुआ है, तीनों ही संगठनों का प्रादुर्भाव बंगाल में हुआ था। ये तो मैंने अभी बताया था कि ये जो आर्य समाज है और वो जो क्या बोलते हैं ब्रह्म समाज है, इसका तो आर्य समाज तो बनी थी बम्बई में, ब्रह्म समाज कोलकाता में, और रामकृष्ण मिशन ये बेंगलुरु में बना था। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाता है। तीनों ही संगठनों के संस्थापकों की शिक्षा इंग्लैंड में हुई, तो ये भी गलत है। और तीनों ही संगठनों के संस्थापकों ने राजनीति में सक्रिय भाग लिया, तो ये तो मैंने पहले ही बता दिया कि तीनों ही राजनीतिक उद्देश्यों के लिए बिल्कुल भी नहीं बने थे। ठीक है, लेकिन इन्होंने देशभक्ति की भावना के विकास में सहयोग किया था, तो ये सही हो जाता है ऑप्शन ए। आगे देखो 1936 में हस्ताक्षरित बम्बई मैनिफेस्टो प्रत्यक्ष रूप से समाजवादी आदर्शों के प्रतिपादन का विरोधी था। ये स्टेटमेंट दिए हुए हैं, फिर बताना है आपको कौन सा सही है। कि 1936 में हस्ताक्षरित बम्बई मैनिफेस्टो प्रत्यक्ष रूप से समाजवादी आदर्शों के प्रतिपादन का विरोधी था क्या? और दूसरा है इसको समस्त भारत से वृहत व्यापारिक समुदाय का सहयोग मिला था। दूसरे में इसको समस्त भारत से वृहत व्यापारिक समुदाय का सहयोग मिला था क्या? तो देखो इसके पहले ऑप्शन ए को देखते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट ए को कि 1936 में हस्ताक्षरित बम्बई मैनिफेस्टो
प्रत्यक्ष रूप से इसने समाजवादी आदर्शों के प्रतिपादन का विरोध किया था, आपको पता होगा। और इसको सर्वप्रथम 1936 में बम्बई के 21 व्यापारियों द्वारा इस पर हस्ताक्षर करके बनाया गया था, यानी बम्बई के 21 व्यापारियों के द्वारा इसको हस्ताक्षर करके बनाया गया था। और इसके बारे में बता दूं कि जवाहरलाल नेहरू की समाजवादी विचारधारा जो थी उसका इसने विरोध किया था। और 1936 का जो लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था ना, उसमें लखनऊ में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा समाजवादी जो विचारधारा थी वो पेश की गई थी। इसके बाद फिर बम्बई मैनिफेस्टो की इसके विरोध में स्थापना, यानी इस पर हस्ताक्षर किए गए थे, ऐसा कह सकते हो। ठीक है, तो इस वजह से ये पहला तो सही हो जाता है। दूसरा, इसको समस्त भारत में बृहत व्यापारिक समुदाय का सहयोग मिला था, तो ये गलत है। इसको संपूर्ण भारत में व्यापारिक सहयोग नहीं मिला था, ऐसा कह सकते हो। ठीक है, तो केवल एक सही हो जाता है, ऑप्शन ए। आगे क्वेश्चन है, 1857 में आऊवा में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या की गई थी? 1857 में आऊवा में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या की गई थी? तो इसके बारे में ये पूछा है, आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर बताना है आपको। तो याद रखना, इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन बी, कैप्टन मॉन्क मेसन की इसमें हत्या की गई थी। ब्रिटिश पॉलिटिकल थे ये, इसकी हत्या की गई थी। आपको आऊबा के बारे में बता दूं, जो ये आऊबा है जोधपुर से 80 किलोमीटर की दूरी पर एक ग्राम है राजस्थान में। और 1857 का जो विद्रोह हुआ था ना, उसमें आऊबा में क्रांतिकारियों की सेना में देखा जाए तो 6000 के करीब क्रांतिकारी इसमें शामिल थे। और इसका नेतृत्व भी पूछा जा सकता है कि आऊबा से 1857 में नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखना, इसका नेतृत्व किया था कुशल सिंह चंपावत ने। किसने? कुशल सिंह चंपावत ने। और इसी में इसकी ये जो ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट था कैप्टन मॉन्क, इसकी हत्या हो गई थी। आगे देखो, अब आपको इसमें सूची फर्स्ट का में एक सेकंड से मिलान करना है। एक साइड में जिला या क्षेत्र दिया हुआ है और आगे खनिज, यानी किस क्षेत्र से कौन सा खनिज संबंधित है, पलामू, हजारीबाग, खेतड़ी या क्योंझर। अब ये देखना है इसमें। तो देखो, करने की कोशिश करते हैं कि ये जो आपके सामने पहले ऑप्शन में पहला जो दिया हुआ है ए में कि पलामू जिले में कौन सा खनिज है, यानी कौन सा खनिज पलामू से संबंधित है। तो याद रखना, पलामू बॉक्साइट के लिए फेमस है। हजारीबाग, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, हजारीबाग अब्रक के लिए। खेतड़ी किसके लिए? तांबे के लिए। और क्योंझर मैग्नीज के लिए। किसके लिए? मैग्नीज के लिए। दोबारा देख लो, पलामू बॉक्साइट के लिए फेमस है, हजारीबाग अब्रक के लिए, खेतड़ी तांबे के लिए, और क्योंझर ये मैग्नीज के लिए। तो 4 3 1 2 ऑप्शन ए ही सही है इसका, 4 3 1 2। आगे देखते हैं, अब इसमें भी मिलान ही करना है सूची फर्स्ट का सेकंड से कि परियोजनाएं और एक साइड में राज्य, यानी परियोजना से कौन सा राज्य संबंधित है। मेटूर परियोजना, मयूराक्षी, नागार्जुन और हीराकुंड। तो चलो अब मिलान करते हैं। देखो, मेटूर परियोजना किस जगह पर है और कहाँ पर पड़ती है मेटूर परियोजना? और मयूराक्षी परियोजना, देखो मेटूर परियोजना के बारे में बता दूं, मेटूर परियोजना जो है कृष्णा नदी पर है और देखा जाए तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में पड़ती है ये मेटूर परियोजना। तो इसका मिलान करेंगे तो हम एक का तो कौन सा हो जाएगा? नहीं, मेटूर परियोजना तो उस नदी पर है, कावेरी नदी पर है। किस पर? कावेरी नदी पर है। और कहाँ पड़ती है? ये तमिलनाडु में पड़ती है मेटूर परियोजना कावेरी नदी पर और तमिलनाडु में। नागार्जुन परियोजना है कृष्णा नदी पर, तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। ठीक है, तो मेटूर का मिलान कर दो एक से। मयूराक्षी परियोजना, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, मयूराक्षी नदी पर ही स्थित है मयूराक्षी, और झारखंड और पश्चिम बंगाल में पड़ती है। तो इसका पश्चिम बंगाल दिया हुआ है मयूराक्षी का, इसका ये हो जाएगा। नागार्जुन का हो जाएगा आंध्र प्रदेश, और हीराकुंड महानदी पर है, तो ये कहाँ है? उड़ीसा में। तो देख सकते हो, पहले का हो जाएगा 1, दूसरे का हो जाएगा 3, और तीसरे का 2 हो जाएगा, और चौथे का हो जाएगा 4। 1 3 2 4, 1 2 3 4 ऑप्शन ए में है, तो यही सही जवाब है इसका। आगे देखो, निम्नांकित राज्य समूह में वह कौन सा है जहाँ यात्री रेल डिब्बों का बड़ी मात्रा में निर्माण होता है? कहाँ पर, यानी किस राज्य समूह में? ये 2 राज्य दिए हुए हैं आपके सामने, किस जगह पर रेल के डिब्बों का, यानी यात्री रेल डिब्बों का बड़ी मात्रा में निर्माण होता है? पंजाब और तमिलनाडु में, या ओडिशा और पश्चिम बंगाल में, या तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में, या पश्चिम बंगाल और पंजाब में? तो देखो, इसको करने से पहले आपको बताऊं कि रेल में जो सवारी के डिब्बे हैं उसके निर्माण के लिए आपने एक प्रमुख कंपनी पढ़ी होगी, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। वो तो आप सभी ने पढ़ी होगी, पेराम्बूर में पड़ती है। कहाँ है वो? चेन्नई में। और चेन्नई कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। देखो, तमिलनाडु एक ही ऑप्शन में, वैसे तो 2 में है अभी, ये तो दोनों कट जाएंगे। और इसके अलावा ये तमिलनाडु में हो गई, एक कपूरथला और है, कपूरथला भी सुनी होगी आपने, तो वो पंजाब में पड़ती है।
ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन ए, पंजाब और तमिलनाडु में। यहाँ पर कपूरथला और इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में यात्री रेल डिब्बों का निर्माण होता है। निम्नलिखित राज्यों में वह कौन सा है जहां अनुसूचित श्रेणी में कोई जनजातीय आबादी नहीं है? कहाँ पर कोई अनुसूचित श्रेणी में कोई जनजातीय आबादी नहीं है? क्या केरल में नहीं है, पंजाब में, पश्चिम बंगाल में या अरुणाचल प्रदेश में? देखो अच्छा क्वेश्चन है, आपको बताना है। इसके अलावा और भी राज्य हैं, मैं बता देता हूँ। जैसे कि गोवा हो गया, आपका गोवा राज्य हो गया। इसके अलावा हरियाणा, पंजाब तो आप ऑप्शन में दिया ही हुआ है, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पंजाब। ठीक है, पंजाब। और केंद्र शासित राज्यों में भी कुछ हैं, जैसे चंडीगढ़ है, दिल्ली है, इसका पड़ोसी है। इसके अलावा पुडुचेरी भी है। इन क्षेत्रों पर अनुसूचित जनजाति का कोई भी वो साक्ष्य नहीं है। साक्ष्य तो हो सकता है लेकिन मिलते नहीं है, ये समझ लो। ठीक है, नगण्य रूप से पाए जाते हैं, ये समझ लो। ठीक है, आगे देखो, भारत का वह राज्य जो अनाज उत्पादन में अधिकतम अंशदान करता है। भारत का कौन सा राज्य है जो अनाज उत्पादन में अधिकतम अंशदान करता है? यानी सबसे अधिक अनाज का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो ऑप्शन डी सही है, इसका उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक अंशदान करता है इसका। यानी भारत में देखा जाए तो सबसे अधिक योगदान है अनाज में भारत में उत्तर प्रदेश का। और ये संपूर्ण जो खाद्यान्न उत्पादन है उसमें देखा जाए तो तकरीबन 18.5 यानी 18.6% के करीब उत्पादन करता है। जैसे इसमें देखा जाए गन्ना, तिलहन, चावल, आलू, जो मक्का, बाजरा, ये सभी फसलें उत्तर प्रदेश में होती हैं। इसमें से भी गेहूं, गन्ना, चावल, इसमें भारत में पहले स्थान पर है उत्तर प्रदेश इन सभी के उत्पादन में। ठीक है, आगे देखो, समताप मंडल के निचले भाग में जेट विमान बहुत आसानी और निर्विघ्न के साथ, यानी कोई व्यवधान नहीं होता है, उसके साथ उड़ते हैं। इसका उपयुक्त तो स्पष्टीकरण पूछा है इसमें, जो समताप मंडल में होती है। देखो पहली बात तो ये याद रख लो कि कोई भी मौसमी घटना नहीं होती है समताप मंडल में। सबसे पहला मेन कारण यही है। पहला स्टेटमेंट देखो, समताप मंडल के निचले भाग में बादल या जलवाष्प नहीं होते हैं। और दूसरा, इसमें समताप मंडल के निचले भाग में ऊर्ध्वाधर पवनें नहीं होती हैं। तो कौन सा सही हो जाता है इसमें से? तो देखो इसे करते हैं कि पहला स्टेटमेंट है, समताप मंडल के निचले भाग में बादल या जलवाष्प नहीं होते हैं, बिल्कुल ठीक है इसका भी। और दूसरा है, इसमें समताप मंडल के निचले भाग में ऊर्ध्वाधर पवनें नहीं होती हैं, पवनें भी नहीं होती हैं। तो ये दोनों ही सही हो जाते हैं, 1 और 2 दोनों। ठीक है, कोई भी मौसमी घटनाएं समताप मंडल में नहीं होती हैं, इसी वजह से वायुयान जो है आसानी से उड़ते हैं। आगे क्वेश्चन है, हाल ही में नई प्रकार की एल नीनो, जिसका नाम एल नीनो मोडोकी है, समाचारों में थी। इस प्रसंग में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। हाल ही में एक नई प्रकार की एल नीनो खोजी गई है जिसका नाम एल नीनो है, एल नीनो मोडोकी। समाचार पत्रों में थी ये अभी। और इस प्रसंग में निम्नलिखित कथनों में विचार करना है आपको कि सामान्य एल नीनो मध्य प्रशांत महासागर में बनती है, जबकि एल नीनो मोडोकी जो है पूर्वी प्रशांत महासागर में बनती है। और सामान्य एल नीनो के परिणाम स्वरूप अटलांटिक महासागर में वाष्यमान प्रभंजन पैदा होता है, परंतु एल नीनो मोडोकी के कारण ज़्यादा संख्या में और ज़्यादा आवृत्ति के प्रभंजन पैदा होते हैं। तो इसमें से कौन सा सही हो जाता है आपके सामने? तो जो पहला स्टेटमेंट है ये उल्टा दिया हुआ है, यानी सामान्य एल नीनो जो है ये मध्य प्रशांत में ना बनती है, ये बनती है पूर्वी प्रशांत महासागर में। कहाँ सामान्य एल नीनो कहाँ बनती है? पूर्वी प्रशांत महासागर में। और ये जो एल नीनो मोडोकी है ये मध्य प्रशांत महासागर में बनती है। तो ये पहला इस वजह से गलत है। दूसरा, इसमें सामान्य एल नीनो के परिणाम स्वरूप अटलांटिक महासागर में वाष्प प्रभंजन पैदा होता है, तो ये सही है। और फिर दूसरा इसमें दिया हुआ है एल नीनो मोडोकी के परिणाम स्वरूप ज़्यादा संख्या में और ज़्यादा आवृत्ति के प्रभंजन पैदा होते हैं। तो ये दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, पहला गलत है इसमें। तो केवल 2 हो जाएगा, ऑप्शन बी केवल 2। आगे देखो, मोन 863 यानी मोन 863 मक्का की एक किस्म है। यह निम्नलिखित किस एक कारण से समाचारों में थी? मोन है या फिर मंडे या मन, कछ भी बोल सकते हो। 1863 मक्का की एक किस्म है, यह निम्नलिखित में से किस कारण से समाचारों में थी? तो इसके ऑप्शनों में देखो किस वजह से ये मोन 863 मक्का की किस्म चर्चा में थी। तो देखो इसका ऑप्शन भी सही है, यह जनिक परिवर्तित किस्म है जिसमें नासी जीव प्रतिरोधी क्षमता है। यानी ऐसे समझ सकते हो इसे कि मोन 863 मक्का की एक ऐसी किस्म है जिसे आनुवंशिक इंजीनियरिंग द्वारा कौन रूटवर्ट प्रतिरोधी बनाया गया है। ये इंपॉर्टेंट है। जब मोन 863 मक्का को चूहे पर यानी चूहे को खिला करके इसका प्रयोग किया गया तो उसमें टॉक्सिक पाया गया, जिसके कारण चूहे का लीवर एवं किडनी इससे प्रभावित हो गए थे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। यह जनिक परिवर्तित किस्म है जिसमें नासी जीव प्रतिरोधी क्षमता है, ऑप्शन बी।
राष्ट्रीय उद्यान की सीमा रेखा विधान से परिभाषित होती है। कथन है आपके सामने कि राष्ट्रीय उद्यान की सीमा रेखा विधान से परिभाषित होती है। पहला है इसमें ये। दूसरा है इसमें कि आरक्षित जैव क्षेत्र की घोषणा वनस्पति जात और प्राणी जात की कुछ विशिष्ट जातियों के संरक्षण के लिए की जाती है। तीसरा है इसमें वन्य प्राणी अभ्यारण्य में सीमित जीवीय हस्तक्षेप की अनुमति होती है। तो इसमें से कौन सा सही है ये देखना है आपको। देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अच्छे से समझो, माइंड में घुसा लो इस क्वेश्चन को कि राष्ट्रीय उद्यान की सीमा रेखा विधान से परिभाषित की जाती है। तो याद रखना ये पहला तो स्टेटमेंट इसका बिल्कुल ठीक है कि राष्ट्रीय उद्यान की जो सीमा रेखा का जो परिभाषित की जाती है वो रेखा विधान से की जाती है, ठीक है। और दूसरा इसमें आरक्षित जैव क्षेत्र की घोषणा वनस्पति जात और प्राणी जात की कुछ विशिष्ट प्रजातियों के लिए ये बिल्कुल बेहुदा है और बिल्कुल गलत है, ठीक है। जो इसकी जो घोषणा की जाती है, आपको बता दूं कि आदिवासियों के लिए पारंपरिक जीवन यानी वहाँ पर जो आदिवासी रहते हैं उनके पारंपरिक जीवन, उसके अलावा वन्य जीवों, उसके अलावा पौधों और कुछ पशु यानी कुछ नहीं और पशु संसाधनों को, सभी पशु संसाधनों के को बस पशु संसाधनों के क्षेत्र के रूप में यानी उन्हें संरक्षण के लिए इसकी घोषणा की जाती है। आदिवासियों के लिए भी, पारंपरिक जीवन की, पशु वन्य जीवों के लिए, पौधों और पशु संसाधनों के लिए भी की जाती है, ये याद रखना। तो इस वजह से ये गलत हो जाता है। तीसरा है इसमें वन्य प्राणी अभ्यारण्य में सीमित जीवीय हस्तक्षेप की अनुमति होती है। तो ये ठीक है क्योंकि उसी के जो उसमें जो कर्मचारी होते हैं उसकी अनुमति से उसमें अंदर घूम फिर सकते हैं, ठीक है, और सीमित रूप में, ना कि सारे में, सभी जगह नहीं जा सकते। तो इस वजह से 1 और 3 सही हो जाता है, ऑप्शन सी। आगे देखो, मलक्का के जलडमरू मध्य में से यात्रा करते हुए निम्नलिखित में से किस एक से होकर गुजर सकते हैं। देखो बताओ, मलक्का के जलडमरू मध्य से आपने मैप में देखा होगा, मलक्का जो जलडमरू मध्य है उसे यात्रा करते हुए निम्नलिखित में से किस एक से होकर के आप गुजर सकते हैं। क्या बाली से, ब्रुनेई से, जावा से या सिंगापुर से। तो देखो इसके बारे में बता दूं आपको, इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन डी, सिंगापुर से। देखो जलडमरू मध्य जो मलक्का है इससे यात्रा करोगे तो आप सिंगापुर से होकर के गुजर सकते हो, क्योंकि जो मलक्का जलडमरू मध्य है ये ये मलक्का जो जलडमरू मध्य है मलय पेनिनसुला और सुमात्रा जो इंडोनेशिया में पड़ता है, ये सुमात्रा जो इंडोनेशिया में, ठीक है, इसके बीच में स्थित है। यानी मलय पेनिनसुला और सुमात्रा जो इंडोनेशिया में है उसके बीच में पड़ता है। और सिंगापुर जो है मलय पेनिनसुला के ऊपरी शिखर पर है, ठीक है, मलय पेनिनसुला के ऊपरी शिखर पर है। इसी वजह से मलक्का जलडमरू मध्य से यात्रा कर सकते हो, ठीक है। तो इसका यही जवाब है, ऑप्शन डी। मृदा संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित प्रचलित पद्धतियों पर विचार करना है। मृदा संरक्षण के संदर्भ में आपको निम्नलिखित प्रचलित पद्धतियों पर विचार करना है। सस्यावर्तन यानी फसलों का हेरफेर, बालू की बाढ़, बेद का निर्माण, टेरेसिंग या वायुरोधक। तो भारत में मृदा संरक्षण के लिए उपरोक्त में से कौन सी विधियां उपरोक्त समझी जा सकती हैं। और इसमें देखो बी को देखो, क्या बालू की बाढ़ लगाने से क्या मृदा का संरक्षण हो सकता है। तो देखो इसमें बता दूं, ये जो बालू की जो बाढ़ है ना, बालू की बाढ़, इससे तो मृदा संरक्षण हो सकता है। कैसे कि आप बाढ़ पर, यानी बाढ़ जो आती है उसमें बालू ही आती है, अगर बाढ़ पर नियंत्रण कर दोगे तो उससे मृदा संरक्षण होगा। क्योंकि अधिक बाढ़ जिस जगह पर आती है तो उस जगह पर देखा होगा आपने कटाव सा पड़ जाता है भूमि में, यानी उससे मृदा क्षरण होता है, मृदा अपरदन होता है उससे, ठीक है। तो ये भी कारण इसमें उत्तरदायी है। फसलों का हेर फेर होता है तो इससे भी मृदा का संरक्षण होता है। वेद का निर्माण यानी टेरेसिंग से भी होता है। और वायु रोधक यानी वायु को आप रोक दोगे, यानी ज़्यादा वायु नहीं आएगी तो ना तो वो जैसे सूखी ज़मीन होती है उस पर से धूल कणों को उड़ा करके ले जाएगी, ना कुछ होगा। तो वायु को भी रोक दोगे, वायु की कम मात्रा आएगी तो उससे भी कम अपरदन होता है। तो ये समझ सकते हो कि ये सभी मृदा संरक्षण के कारण हैं, वो इन सभी से मृदा संरक्षण हो सकता है। लेकिन आपसे एक ऑप्शन में दे दे कि बालू की मेड़, ये तो बालू की बाढ़ पर नियंत्रण था, बालू की मेड़, तो याद रखना बालू की मेड़ होती इसमें तो वो गलत हो जाता, क्योंकि बालू की मेड़ बना करके आप मृदा का संरक्षण कैसे कर सकते हो। वो बालू है वो तो खुद बह जाएगी। अगर चिकनी मिट्टी या फिर पत्थर कंकड़ वगैरह उससे मेड़ बनाओगे तो वो तो बालू मृदा संरक्षण को कम भी कर सकती है, लेकिन बालू की मेड़ थोड़ी कर देगी, ठीक है। तो ये सही है, ऑप्शन डी। संयुक्त राष्ट्र आवास वैश्विक मानव बस्ती रिपोर्ट यानी यूएन हैबिटाटस ग्लोबल रिपोर्ट ऑन ह्यूमन सेटलमेंट 2009 के अनुसार विगत 3 दशकों में निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र में शहरीकरण की सबसे तीव्र वृद्धि दर रही है। किस क्षेत्र में रही है शहरीकरण की तीव्र वृद्धि दर, बताओ।
तो इसका सही जवाब है एशिया में शहरीकरण की तीव्र वृद्धि दर जो है सबसे अधिक रही है। और ये संयुक्त राष्ट्र आवास वैश्विक मानव बस्ती रिपोर्ट है जो यूएन हैबिटेट्स ग्लोबल रिपोर्ट ऑन ह्यूमन सेटलमेंट 2009 के अनुसार है विगत 3 वर्षों में। अब देखो आगे ये कथन है आपके सामने, पृथ्वी ग्रह पर उपयोग के लिए उपलब्ध अलवण जल यानी मीठा पानी कुल प्राप्त जल की मात्रा के लगभग 1% से भी कम है क्या? पृथ्वी ग्रह पर उपयोग के लिए उपलब्ध जो अलवण यानी जो मीठा जल है, जो उपलब्ध है मीठा जल, उसमें से जल की प्राप्त मात्रा में से पीने के लिए जो जल है केवल 1% से भी कम है क्या? और दूसरा है इसमें पृथ्वी ग्रह पर पाए जाने वाले कुल अलवण जल यानी मीठा पानी का 95% ध्रुवीय बर्फ छत्रक एवं हिमनदों में आबद्ध है। देखो अच्छा स्टेटमेंट है कि पृथ्वी पर उपयोग के लिए उपलब्ध अलवण यानी देखो मीठा पानी तो ज़्यादा है मान लो, ठीक है, लेकिन उसमें से जो उपयोग के लिए उपलब्ध हो यानी आसानी से मीठा पानी उपलब्ध हो उपयोग के लिए, उसका कुल जल की मात्रा का केवल 1% है क्या? तो देखो ये तो बिल्कुल सही हो जाता है, क्योंकि आपको पता होगा पृथ्वी पर जो ताज़ा जल है ना वो तकरीबन 2.7% है, 2.75 तकरीबन समझ सकते हो 3% के करीब है। उसमें से भी देखा जाए तो ताज़ा पानी जो है आसानी से जो उपलब्ध है पीने के लिए, यानी कह सकते हो ताज़ा पानी जो है वो आसानी से जो उपलब्ध है वो 1% के करीब ही है। और बाकी सभी जो कठिनाई से मिलता है या तो पहाड़ों के अंदर जमा हुआ है या भूमि में काफ़ी अंदर है, तो इस तरह से समझ सकते हो उसे निकालने में कठिनाई होती है। इसमें पूछा है आसानी से उपयोग के लिए। दूसरा है इसमें पृथ्वी पर पाए जाने वाले कुल अलवण जल मीठा पानी का 95% ध्रुवीय बर्फ छत्रक एवं हिमनदों में है। तो देखो ये 95% तो नहीं कह सकते हो, इसे हम कहेंगे तकरीबन 1/4 भूजल कह सकते हो। कितना? 1/4 तकरीबन 1/4 नहीं, सॉरी 2/3 ग्लेशियरों पे तो 2/3 है, 2/3 मतलब तकरीबन ऐसा समझ सकते हो 66-67% के करीब, ठीक है, 66-67% के करीब जो जल है ये मीठा पानी जो है ये ध्रुवीय बर्फ यानी छत्रक एवं हिमनदों में उपलब्ध है। तो इस वजह से ये दूसरा तो इसमें गलत हो जाता है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए केवल 1। आइए देखो निम्नलिखित में से किस गैस की प्रतिशत मात्रा आयतन में वायुमंडल में सबसे कम है? कौन सी गैस है इन सभी में सबसे कम कौन सी है? देखो सबसे अधिक तो पाई जाएगी आपको पता है नाइट्रोजन, पहले स्थान पर तकरीबन 78%, दूसरे पर ऑक्सीजन तकरीबन 21-22% और तीसरे पर इसमें देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड होगी, नहीं कार्बन डाई ना आर्गन होगी, आर्गन तकरीबन ये आर्गन जो पाई जाती है 0.93% के करीब पाई जाती है आर्गन, और कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है 0.03% के करीब। अब तो ये तकरीबन 0.04% के करीब हो रही है, जैसे प्रदूषण हो रहा है उस हिसाब से ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। तो सबसे कम कौन सी पाई जाएगी? ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड। महाविस्फोटक सिद्धांत संबंधित है, महाविस्फोटक किससे संबंधित है सिद्धांत जो है? तो देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसके बारे में बता दूं कि ये महाविस्फोटक जो सिद्धांत है ऑप्शन बी ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। किससे? ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। देखो आपको बता दूं जो ये इसका अस्तित्व माने है ना, द्रव्य एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को ही ब्रह्मांड कह सकते हो। ब्रह्मांड किसको कहोगे? द्रव्य एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को। और इसके अंतर्गत हम जैसे आकाशीय पिंड, उल्काओं, उसके अलावा सौर परिवार जिसमें सूर्य, चंद्रमा आदि ये सभी सम्मिलित होते हैं, इसी को ब्रह्मांड कहते हैं, ठीक है। और आधुनिक विचारधारा के हिसाब से भी देखा जाए तो ब्रह्मांड को 2 भागों में बांटा जा सकता है, ठीक है, बांटा जाता है। ब्रह्मांड के 2 भाग हुए हैं, एक वायुमंडल और एक अंतरिक्ष, ठीक है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति की 2 प्रमुख वैज्ञानिक परिकल्पनाएं भी आपके सामने आ चुकी हैं। इसमें से एक पहली है सामान्य स्थिति सिद्धांत और दूसरी है महाविस्फोट सिद्धांत, ठीक है। ये जो सामान्य स्थिति सिद्धांत है ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका प्रतिपादन किया था बेल्जियम के एक खगोलविद हैं जिसका नाम है जॉर्ज लेमेंटर के द्वारा सामान्य स्थिति सिद्धांत दिया गया था, आपको पता होगा। महाविस्फोट सिद्धांत भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको फिर 2 सिद्धांतों पर बांट दिया आगे चल के। फिर निरंतर उत्पत्ति का सिद्धांत, एक सेकंड क्या हो गया, ये जो है महाविस्फोट का सिद्धांत, इसको निरंतर उत्पत्ति का सिद्धांत और संकुचन विमोचन का सिद्धांत, इन 2 भागों में बांट दिया था। तो इस सिद्धांत को आपको अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। आगे देखो, भारत का उच्चतम न्यायालय भारत के राष्ट्रपति को विधि अथवा तथ्यों के विषयों पर सलाह देता है। भारत का जो उच्चतम न्यायालय है भारत के राष्ट्रपति को विधि अथवा तथ्यों के विषयों पर सलाह देता है।
तो इसके बारे में अब ये आपके सामने कथन है, इनमें देखना है कि कौन सा सही है इसमें से। स्वप्रेरण पर यानी व्यापक लोकहित के किसी भी विषय में, या वह ऐसी कोई सलाह मांगता है जब केवल यदि विषय नागरिकों के मूल अधिकारों से संबंधित है तब। तो बताओ कि इसमें से कौन सा सही है जिसमें भारत का उच्चतम न्यायालय भारत के राष्ट्रपति को विधि अथवा तथ्यों के विषयों पर सलाह देता है। तो देखो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन बी, इसमें स्टेटमेंट बी जो है यही सही है, बाकी दोनों ये गलत हैं। क्योंकि यदि वह ऐसी सलाह मांगता है तभी न्यायालय जो है सलाह देता है, तो इसका ऑप्शन बी है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। देखो इसके बारे में बता दूं कि संविधान का आर्टिकल 143 है। आर्टिकल 143 के तहत यह उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति जो है उससे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से सलाह मांग सकता है, और ऐसा कब मांग सकता है कि उसे ऐसा प्रतीत हो कि विधि तथा तथ्य को कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हुआ हो या उत्पन्न होने की संभावना हो जो ऐसी प्रकृति का या व्यापक महत्व का है, और उस पर उच्चतम न्यायालय की राय मांगना अनिवार्य मामला उसे मांगना उसे महसूस होता है, तब वह उस प्रश्न पर वो जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है उससे सलाह मांग सकता है। और इसमें एक बात और याद रखने लायक होती है कि इसमें यह उल्लेखनीय हो जाता है कि यह याद रखना मैं कह रहा हूं आपसे कि उच्चतम न्यायालय ना तो राष्ट्रपति को राय देने के लिए बाध्य होता है और ना ही राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय को दी गई राय को मानने के लिए बाध्य होता है। यानी राष्ट्रपति उससे राय मांगेगा तो उसके लिए ना तो राष्ट्रपति उसे राय देने के लिए बाध्य होगा और ना ही राष्ट्रपति जो उच्चतम न्यायालय के द्वारा जो राय दी जाती है उसको मानने के लिए बाध्य होता है। ठीक है। और ऐसा ही एक मामला बता दूं आपको कि 24 अक्टूबर 1994 को आया था राम जन्मभूमि के ऊपर बाबरी मस्जिद के मामले में कि मुख्य न्यायाधीश थे एम.एन. वेंकट चलैया। उनकी अध्यक्षता वाली जो न्यायालय पीठ थी, 5 सदस्यीय पीठ, उसने राष्ट्रपति द्वारा दी गई राय को कोई जवाब नहीं देने से इनकार कर दिया था। यानी राष्ट्रपति ने जो राय दी थी उसको जवाब देने से इनकार कर दिया था। ठीक है। तो कह सकते हो दोनों स्वतंत्र हैं इस मामले में, किसी को कोई भी मामले पर बाध्यता नहीं है। आगे देखो, लोक अदालतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। लोक अदालतों के संदर्भ में देख लो आप कौन सा सही है इसमें से, क्वेश्चन नंबर 52 में। चलो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसका जवाब आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। देख लो स्क्रीनशॉट लेकर के कौन सा सही है इसमें से। निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक संस्तुति को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा। निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक संस्तुति को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा। वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक संस्तुति को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष कौन रखवाता है, ये बताना है इसमें। तो देखो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति जो है वित्त आयोग द्वारा जो प्रत्येक संस्तुति को आयोग द्वारा की गई प्रत्येक संस्तुति को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष राष्ट्रपति के द्वारा रखवाया जाता है। किस संशोधन से सामाजिक धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता शब्द भारतीय संविधान में जोड़े गए थे। धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता और अखंडता, बताओ किसके द्वारा जोड़े गए थे ये। तो देखो इसका सही जवाब हो जाता है 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ये तीनों वर्ड जो हैं पंथनिरपेक्ष, समाजवादी तथा अखंडता, यानी पंथनिरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता, इन तीनों शब्दों को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। आप सभी को पता होगा, इसे अच्छी समझ सकते हो। और 42वां संविधान संशोधन है, इसे मिनी संविधान भी कहा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। आगे देखो, वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, राष्ट्रपति या किसी की भी नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है अगर आपको वित्त बिल पेश करना है तो। आगे देखो, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से किया गया है। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से किया गया है। क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर बताना है आप सभी को। बताओ किस नाम से संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किया गया है। क्या भारत तथा इंडिया, केवल राज्य भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया, या भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया। देखो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए, भारत तथा इंडिया। आपने प्रस्तावना को प्रस्तावना छोड़ो, वो पढ़ा होगा आपने, आर्टिकल 1 पढ़ा होगा, अनुच्छेद 1 पढ़ा होगा। तो उसमें लिखा हुआ है भारत अर्थात इंडिया, यानी राज्यों का संघ होगा। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अतः भारत और इंडिया ही हमारे देश के मान्यता प्राप्त दो नाम हैं। कौन से, भारत और इंडिया। ऑप्शन ए सही है इसका।
अब देखो, पंजाब का राज्यपाल अपने दायित्व के साथ साथ चंडीगढ़ का प्रशासक भी होता है क्या? दूसरा, इसमें केरल का राज्यपाल अपने दायित्व के साथ साथ लक्षद्वीप का प्रशासक भी होता है। अब इसमें से देखो कौन सा सही हो सकता है। क्या पंजाब का राज्यपाल दायित्व के साथ साथ चंडीगढ़ का प्रशासक होता है और केरल का राज्यपाल दायित्व के साथ साथ लक्षद्वीप का प्रशासक भी होता है? देखो, इसमें पहला जो है, पहला देखो, पंजाब का राज्यपाल अपने दायित्व के साथ साथ चंडीगढ़ का प्रशासक होता है, ये तो बिल्कुल ठीक है। दूसरा जो है, केरल का राज्यपाल अपने दायित्व के साथ लक्षद्वीप का प्रशासक नहीं होता है, ये गलत हो जाता है, क्योंकि लक्षद्वीप जो है, लक्षद्वीप केरल उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। ठीक है, लक्षद्वीप केरल अधिकार क्षेत्र में आता है, जो न्यायालय है ना केरल केरल का, उसके अधिकार क्षेत्र में आता है। तो इस वजह से ओनली इसमें एक ही सही हो जाता है, केवल एक। दोस्तों, आज की क्लास में मैं इतना ही रखता हूँ। ठीक है, काफ़ी लंबी हो गई है क्लास। अब आगे अगला प्रैक्टिस सेट लेकर के आऊँगा। ये मैंने काफ़ी क्वेश्चन देखे आपके सामने, यही समझ लो 140 ना हो पाए तो कोई बात नहीं, ये भी तो क्वेश्चन ही है। इसमें देखो फैक्ट देखोगे तो 140-50 क्वेश्चन ही कम से कम, और कहें तो 300-400 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। ठीक है, डिटेल से जैसे समझाता हूँ तो उस हिसाब से। ठीक है, तो अच्छी लगी हो क्लास तो लाइक शेयर ज़रूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगर नहीं किया है तो अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दो। और फिर आगे मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। पढ़ते रहो, तब तक बाय।